मैं तिरंगा झंडा लिया और मेरे साथी जोर से आ कोबरा घबरा मत हम आगे हैं। तो फिर मैंने वो एक राइफल ली और राइफल की सीलिंग का झंडा बढ़ा तिरंगा झंडा और बाद वो झंडा उसी में गाड़ दिया। भारत माता की जय बोली। हिंदुस्तान की पहली कामयाबी मुबारक हो दिगंदर। असली दुश्मन को तो पेट में मार देना चाहिए, यानी उठे जिसे पहले फोड़ दे उसका मुंह, तो सुख शांति प्राप्त हो सकती है। दुश्मन को तो देखते ही मार देना चाहिए, उसको पालना नहीं चाहिए। और हमारा देश दुश्मन को बार बार पाल रहा है। क्यों ऐसा क्यों? जब देश के अंदर ये ऐसा होता है तो ये बार बार कहीं भी जयपुर में बम ब्लास्ट होगा, बम ब्लास्ट करने वालों को बेरी कर दिया, तो फिर बाद और भी करेंगे। अगर यार क्या होगा, 5-4 साल की जेल होगी, हम 100-200 मार देंगे। उग्रवादी कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, फिर उनको छोड़ा क्यों भाई? अब कलयुग है, इसमें उग्रवादी बोल देते हैं, बाकी वो राक्षसी तो है। नियत थे और खिलते हुए फूल जैसे बच्चा ऐसे गुड़िया ऐसे जा रही है और उसको बम बुला के उसके चित्र उड़ा दिया। अपने आप को क्या समझता तू? उस बच्चे को भगवान का दूध का खोआ था वो, और उसको तो नहीं, मैंने देखा था यहाँ ऐसे छोटी सी बच्ची जिसके चित्र उड़े हुए थे। आग तो बहुत लग गई थी मेरे करंट में कि यार मैं देश के लिए क्यों लड़ा था। यहाँ अपनों को मराने के लिए, अपनों को बचाने के लिए लड़ रहा था मैं। शिक्षा वो देनी चाहिए जो देश के काम आओ, संस्कार वो देना चाहिए बच्चे को जो देश के काम आओ। देश मेरा, प्रांत मेरा, परिवार मेरा, मेरा जहां लग रहा है तो फिर पास दूसरा क्या लेना देना। जब देश उबाल खाता है तो क्या नहीं करता। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव 3 फांसी टूटे थे और देश कितना उबाल खाता। देश के लिए कुछ करना चाहिए। अपने पेट के लिए तो सब कुछ करते हैं, लेकिन देश के लिए करे वो अच्छा होता है। जिंदा रहने के मौसम तो आते बहुत, जान देने की रुत आती नहीं। कारगिल विजय दिवस आज देश जश्न मना रहा है इस कारगिल विजय दिवस का, लेकिन उन सेनानियों का सोचिए जिन्होंने अपने प्राणों की परवाह नहीं की और तिरंगा कारगिल पर फहराया। हमारे बीच जो शख्स मौजूद है उनकी ज़िंदगी में भी एक दिन आया जब जान देने की रुत थी, जब वो मौका था देश के नाम कुर्बानी कर जाने का, अपना नाम अमर कर जाने का, और मौका उन्होंने बनाया। इस रूप में बनाया कि न केवल दुश्मन को बल्कि मौत को भी उन्होंने पछाड़ दिया और ज़िंदगी के साथ में, जिंदा दिली के साथ में वो अपने दुश्मन से इस तरह से लड़े कि आज देश उन्हें कैप्टन दिगेंद्र सिंह के नाम से याद करता है। हमारे बीच में मौजूद हैं कैप्टन दिगेंद्र सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका, तालियों से। पंजाब केसरी के सभी श्रोताओं को और पंजाब केसरी के सभी प्यारे बच्चे, ऑडिटर और जब भी सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद कि आपने अपना ये चैनल शुरू किया। और हम चाहते हैं, भगवान से दुआ करते हैं कि मेरे जैसे सेनानियों का आप इंटरव्यू लेते रहें और देश के अंदर प्रसारित करते रहें। इसलिए आपको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। क्या बात है दिगेंद्र जी, आपके बारे में सुना तो बहुत है, कहानियाँ पढ़ी हैं, लेकिन आपके मुंह से सुनना ये कहने की बात है हम सब के लिए कि दुश्मन का मुकाबला करेंगे, सीमा पर चले जाएंगे, लेकिन वो जो मोमेंट होता है जब आपको फ़ैसला लेना होता है कि एक तरफ ज़िंदगी है, एक तरफ मौत है, और उसके बीच में से किसी एक को आपको चुनते हुए आगे भिड़ जाना है, वो किस्सा सबसे पहले मैं सुनना चाहूँगा आपके मुंह से, क्योंकि तमाम लोग हैं वो जानना चाहते हैं। टोडलिंग की पहाड़ी पर उस दिन जब आप थे, ज़रा फ्लैशबैक में जाइए, क्या सोच थी दिमाग में और क्या चुनौती थी? देखिए, जय हिंद। पहले तो मेरे सभी भाइयों को और आपको बताना चाहता हूँ, आपने कहा कि मौत और ज़िंदगी, तो फौजी आदमी मौत को तो कभी चुनता ही नहीं है, वो दुश्मन की मौत को चुनने का वादा रखता है। खासकर हिंदुस्तान आर्मी, हिंदुस्तान आर्मी का सैनिक को वो ट्रेनिंग दी जाती है कि वो मौत को चकमा देने में माहिर होता है, लेकिन फिर भी कोई गलती से आ जाती है तो उसको सल्यूट करके और ले लेता है और कहता है, ए मौत तू आजा, तेरे गले लगाने के लिए हिंदुस्तानी सिपाही तैयार है। लेकिन ऐसे नहीं लेता वो मौत को लेने से पहले उसकी जोड़ी में पहले कई मौत डाल के ने फिर देता वो मौत को, कि अभी मैं बुरी तरह जख्मी हो चुका हूँ
अरे भारत माँ की मिट्टी को हाथ में लेकर के, और मैं अब तुझे सलाम करता हूँ कि मैं तेरी इतनी पूजा कर सका। भारती, मैं तेरा सिपाही था, तेरा काम पूरा किया मैंने, और काम करते करते वीर गति को प्राप्त होता है, उसको शहीद कहते हैं। जिस प्रकार मेरे साथी कारगिल युद्ध में 527 शहीद हुए थे, यानी 527 औरतों ने अपना सुहाग इस देश के लिए कुर्बान किया था, और 527 माँ बाप बुआ बाण 500 तो हर लगाओ तो आप लगा सकते हो कि कई हजारों हजार परिवारों की आंख नमन हुई थी उस कारगिल युद्ध को जीतने के लिए। और मैं अपने आप को इतना बड़ा भाग्यशाली समझता हूं कि मुझे कारगिल युद्ध में लड़ने का मौका मिला। सबसे अच्छी बात है एक सिपाही का यही होता है कि उसको लड़ने का मौका दिया जाए। अगर मुझे लड़ाई का मौका नहीं तो मैं अपनी वीरता कहाँ दिखाता, और मुझे लड़ाई का मौका मिला। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी बटालियन का नाम है दो राजरीफ, एवरी विक्टोरियस सेकंड टू नन, जो कभी भी हार का मुंह नहीं देखने वाली बटालियन का मैं एक छोटा सा सिपाही हूँ। यानी मेरी बटालियन आज तक 200 साल होगी खड़े हुए, फर्स्ट विक्टोरिया क्रॉस विजेता यूनिट का सिपाही हूँ। मुझे बहुत गर्व होता है अपनी बटालियन पर, और जिस बटालियन ने फर्स्ट विक्टोरिया जीता हो तो वो फर्स्ट विक्ट्री भी जीतना चाहता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि कारगिल युद्ध की टर्निंग पॉइंट ऑफ कारगिल वार, यानी टर्निंग पॉइंट ऑफ कारगिल, पहली जीत का पहला तिरंगा झंडा हमारी टू राजरेप के नाम से गाड़ा गया था, और वो गाड़ने वाला हाथ यही था। वो क्या बात है, क्या बात। ये वो हाथ था। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने पूछा है भाई आज से 24 साल पहले जो कारगिल युद्ध हुआ था, तो क्या होता है कि हिंदुस्तानी जो जनता है, प्रजा है, वो क्या कि ताज़ा फ्रूट खाना पसंद करती है। पुराने फ्रूटों को देख तो लेती है लेकिन वो भूल जाती है फिर, अगर ये फ्रूट भी कभी हुए थे। तो उनको ताज़ा करने के लिए हमारा पंजाब केसरी ये जो चैनल है, इसको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो 24 साल पुरानी चीज़ों को ताज़ा कर रहे हैं आप। तो मैं बताना चाहता हूँ कि तोलोलिंग वो पहाड़ी थी जिस पे हिंदुस्तान आर्मी की टॉप बटालियन हमला किया। एक बटालियन के 18 बेटे शहीद हो गए, एक के 22, एक के 28, और वहाँ कोई कामयाबी नहीं मिली। जब भारत का चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने पूरे हिंदुस्तान के जितने भी टॉप पर कमांडर, स्पेशलिस्ट, इंडियन आर्मी के स्पेशलिस्ट थे, उनको इकट्ठा करके एक दरबार लिया और उसमें कहा कि अब क्या करें, 3 हमले तो हो चुके हैं, अब क्या करें, क्योंकि पाकिस्तानी सेना है ये तो, और वहाँ मजबूत किला बंदी बना रखी है। हमारे सैनिक पत्थरों से भी शहीद हो रहे हैं, ऊपर चढ़ते शहीद हो रहे हैं, गोला बारूद से शहीद हो रहे हैं, बारूदी सुरंगें से शहीद हो रहे हैं, चारों तरफ से ऑल राउंड डिफेंस उन्होंने बना रखा है। तो क्या किया जाए। तब वहाँ पर एक खड़ा होकर एक कोई ब्रिगेडियर साहब थे, तो उन्होंने ये कहा कि एक बटालियन ऐसी है जो यहाँ से 300 किलोमीटर दूर कुपवाड़ा में है, जिसने अभी 13 मई को और पूरी वैली में तहलका मचा दिया। उन्होंने 4 उग्रवादियों को 8-8 किलोमीटर तक दौड़ा के मारने वाली बटालियन है दो राजरीफ। तो हमारी बटालियन दो राजरीफ को 13 मई को हमने 4 उग्रवादी मारे थे। वो किस्सा मैं जानना चाहूँ कि उसी किस्से से फिर आपका नाम वहाँ पर आया, कोबरा आपका क्या नहीं, था? वो तो बहुत श्रीलंका की बात है। श्रीलंका की बात है। नाम मेरे जनरल कलकट साहब थे जो 4 ड्यू कोर कमांडर थे श्रीलंका में। जब शांति सेना में गए थे तो उस टाइम पे मैं बच्चा ही था, यानी 2-3 साल नौकरी थी मेरी, तो उसमें इतना तजर्बा नहीं था, लेकिन फिर भी जैसा तजर्बा मिला वैसा कार्रवाई करी। वहाँ मैं जनरल साहब का बॉडीगार्ड था, तो बॉडीगार्ड होते हुए कौन? जनरल कलकट। अच्छा, जनरल कलकट, KS कलकट थे उनका नाम, शायद मेरे पूरा याद नहीं क्योंकि उस टाइम बच्चा था, उतना सीनियर नहीं था। तो वहाँ KS कलकट साहब इनका बोले भाई कोई कमांडो कोर्स वाला बच्चा आया हो नया, तो वो मेरा बॉडीगार्ड भेजो। तो मैं गया था, मैं मेरी बटालियन के 36 आदमी गए थे, 2 राजरीफ के, पूरी बटालियन नहीं गई थी। ये कौन से साल की बात होगी? ये 88 की बात है, 88 की। तो वहाँ हम गए, तो वहाँ मैं जैसे गया तो वहाँ मेरा इंटरव्यू लिया गया है कि कर्नल साहब ने बोले बेटा क्या तेरे ये क्या लगा रहा है क्या? मैं सर ये मैं बेस्ट कमांडो ऑफ इंडियन आर्मी हूँ, मैं अभी कमांडो का QI ग्रेडिंग बेस्ट स्टूडेंट टाइगर लेके आया हूँ बेलगांव से। अच्छा, तो बोले आपको जनरल साहब का बॉडीगार्ड जाना पड़ेगा। मुझको जो फौज भेजेगी वहाँ जाऊँगा सर। तो बोले अपना बिस्तर खोलना मत, बंदा रहो और वहाँ जाओ।
तो जनरल साहब के पास, जनरल साहब बोले बेटे अगर मेरे पर अगर गोला बारूद बरसने हो तो आप क्या करोगे? मैं को सर दुश्मन को मारेंगे और क्या करेंगे। बोले फिर बॉडीगार्ड मेरे हो तो फिर? मैं को वो आपके पास क्या हथियार नहीं है? तो बोले आप पक्के बॉडीगार्ड है मेरे। अच्छा। मैं को आप भी तो कुछ करोगे, फौजी है, आपको शिवलिंग थोड़ी है भाई आपको कुछ नहीं आता। बोले शाबाश बेटे तू कमांडो है। तो उसके बाद में महीना 2 महीना गुजर गए, ऐसे समय चलता रहा, ऑपरेशन चलते रहे। एक समय ऐसा आया कि एक ऐसे पुड़िया थी, बंधी हुई थी ऐसे पुड़िया, तो उस पुड़िया के ऊपर से जनरल साहब की गाड़ी निकल गई, हमारी गाड़ी ऐसे चढ़ी और एक LTT ने, मैं इस इलाके में देख रहा था ऐसे, क्योंकि 4 कमांडो बैठते हैं, उनका 45-45 डिग्री का इलाका होता है, तो मैं ऐसे देख रहा था ऐसे, और वो LTT ऐसे नीचे से यार उसने ऐसे ग्रेनेड फेंका, मैंने उसको कैच कर उसी को ठोक दिया, क्योंकि मेरे को पता है ग्रेनेड फटेगा और गाड़ी में पड़ेगा तो हम 5-6 कमांडो टुकड़े टुकड़े में तब्दील हो जाएंगे। तो मैंने उसी टाइम उनका ग्रेनेड लिया, ऐसे खड़ा हुआ और कार का वो हत्था पकड़ा और उसको वापस उसी को ठोक दिया। उसका यहाँ लगा और वो जाते ही फटका, बड़ाम दे जैसे फटा, तो वो धुआं दो होगा, वो बॉडी ऐसे ऐसे 2 झटका मारे और फिर नीचे पड़ मरी। हमने स्पीड से गाड़ी चल रही थी हमारी और रेस बढ़ा दी ड्राइवर ने, तो थोड़ा आगे गए 2-3 किलोमीटर पर वो गाड़ी रोकी। रोकते जनरल साहब ने बुला रहे भाई हवलदार करतार। बोले हाँ साहब। बोले ये लड़का कौन सा था जो कि मतलब उग्रवादी का ग्रेनेड उग्रवादी को मार दिया? बोले सर ये राइफलमैन दिगेंद्र है अपना। बोले ये दिगेंद्र नहीं, ये तो कोबरा है। तो बोले ठीक है साहब आज से कोबरा कह देंगे इनको। क्या बात है। तो अरे मैं संकोच में पड़ा रिया 2 दिन तक। मैं वो कोबरा क्या होता है मुझे नहीं पता था कि वो जहरीला नाग होता है जिसका वसूल होता है फाइट एंड डेथ। अब मेरा वसूल था अटैक एंड फिनिश। तो ये वसूल वहाँ से श्रीलंका सीखे थे हमने। तो उसके बाद मुझे पूरी फौज कोबरा कोबरा कहने लगी, दिगेंद्र कम कोबरा ज़्यादा। अरे बोले वो कोबरा बोलना कोई काम है? अरे कोबरा बोलना तेरी ड्यूटी है वहाँ। ऐसे सब गए जब। और ये हजरत बल वाला मामला क्या था आपकी? ये जब 93 के अंदर में कमांडो ब्लैक हेड कमांडो में था, तो वहाँ पर हमारा एक वो टीम होती है, उसमें अलर्ट टीम होती है, उसमें था मैं। तो वो जैसे ही गया तो मैं वहाँ सुपरमैन था, मतलब जो इंडिया में जो टॉपर हो, जो आंगली के ऊपर 600 मीटर पर गोली मार देता है ना, उसको सुपरमैन की उपाधि मिलती है। अच्छा। यानी 600 मीटर पर आप ऐसे आंगली खड़ी कर दो और मैं 600 मीटर से स्नाइपर गन चलाऊंगा और आपके नाखून में गोली मार दूंगा मैं, तो उसको सुपरमैन बोलते थे। तो मैं उस टाइम सुपरमैन था वहाँ 93 में। तो जैसे ही हमें आदेश मिला कि हजरत बल को उग्रवादी अंदर घुस गया हजरत बल के और चारों तरफ से घेर रखा उसको बुरी तरह से। तो आर्मी भी लगी हुई थी, पुलिस भी, पैरामिलिट्री फोर्स सब लगे हुए थे। अब कमांडो के बगैर एंट्री नहीं हो सकती, क्यों? बिल्डिंग इंटरवेंशन, रेल इंटरवेंशन, हाईजैक वगैरह कमांडो ही करते हैं। ये नॉर्मल अपने सैनिक ये नहीं, नॉर्मल तो जहाज को उड़ा देंगे पूरी कोई। तो वो क्या हुआ है कि वहाँ जैसे हमारा CO साहब कर्नल BS दौलता साहब गए, तो मैं अपनी वो PSG होती है, परसिस्टिंग गन होती है PSG, तो वो जैसे ही ऐसे बक्से में खोली उसको त्राई पाट पर लगाई और वो हजरत बल के सामने ऐसे लगाई। तो मेरे को टास्क मिला कि वो CO साहब मेरे पीछे खड़े हुए थे, उन्होंने दौलता साहब ने बोले दिगेंद्र बेटे। मैं कहा हाँ सर। बोले जो सामने दिखाई दे रहा है आपको वो झांकी? मैं कहा हाँ साहब। बोले उसके अंदर कोई भी अगर सिर निकालता है तो गोली ठोक देना। मैं सर उसमें तो काट रहा है। बोले मारता क्यों नहीं? और वो उस CO साहब ने मेरे पैर बूटों को ऐसे बोले ऐसे मारी, बोले मार इसको बोलो। और मैंने ऐसे करके दड़ गोली मारी तो उसका यहाँ लगी सिर में लगते उसकी खोपड़ी फट गई। फटते नाम बिल्कुल वो 144 उग्रवादी है। बोले अल्लाह खुदा हम मरना नहीं चाहते। तो हमारे CO साहब बोले हम भी गोली फोड़ना नहीं चाहते। तो उधर नीचे आए तो उनको फटाफट उन्होंने पैरामिलिट्री फोर्स, CRP, BSF जो भी थे, उन्होंने एक को हथियार ले लिया, एक को हम वहाँ पर बैठे दिल्ली। तो उस टाइम हजरत बल में ये हुआ। ये 93 की बात है। ये 93 की बात। और जब कारगिल के अंदर वॉर चल रहा था, हाँ। जब आपने बताया कि मीटिंग हुई बकायदा कि कौन जिस तरह से 3 बार हमें वो फतेह नहीं कर पाए। उस टाइम के सेना प्रमुख थे जनरल वेद प्रकाश मलिक साहब। जी। हाँ, तो उन्होंने बोला कि भाई इस यूनिट को बुलाई जाए। फिर वो 13 मई को मैंने 4 उग्रवादी मारे थे दौड़ा। वो किस्सा क्या था? वो किस्सा ऐसे था कि हम एक बोर्डवल की पहाड़ी थी वहाँ दुर्ग मोल्ला के पास में, तो हमें 72 घंटे हो गए थे वहाँ हाइड आउट को चेक करने के लिए, ऐसे सर्चिंग कर रहे थे।
तो मेरे साथ में मेरे कंपनी कमांडर थे मेजर विवेक गुप्ता और 10 जवान थे, मैं था कमांडर। तो और मेरे से बड़ा कमांडर था मेरा गुप्ता साहब, मेजर विवेक गुप्ता। तो हमने बहुत घंटे हो चुके थे, यानी कि 52-53 घंटे हो गए थे, या तो पता नहीं था, फिक्स तो मेरे याद नहीं। तो उधर वो बोलता है दिगेंद्र कच्छे भी छिड़ रहे, जुराब भी छिड़ रही है, बनियान भी छिड़ रही है, बदबू मारे शरीर, अब चल रहे पसीना हुआ, बदबू चेंजिंग का टाइम ही नहीं है। तो वहाँ बोला यार ये चश्मा चल रहा है, यहाँ थोड़ा हाथ मुँह धो लेते हैं, और जवानों को बोले नाले थोड़े बहुत, झरना जिसको चश्मा बोलते हैं, झरना पे पानी पड़ रहा है, उसको तो चश्मा बोलते हैं, चश्मा बोलते हैं जिसको कश्मीर में हर पहाड़ी मिल जाएगा वो। तो मैंने क्या करा कि अपनी LMG थी ऐसे, मेरा एक दोस्त, मैं तो कमांडर था, मेरे पास तो AK-47 थी, तो वो एक ब्रजेश नाम का लड़का था, तो उस ब्रजेश की LMG लगी हुई थी ऐसे, तो उसके ऊपर हमने हथियार लगा दिए, और मेरा कंपनी कमांडर, मैं वहाँ हथियारों के पास बैठ गए, और वो 9 के 9 जवान नीचे नाले में नहाने के लिए चले गए, तकरीबन 50-60 फीट या मीटर मतलब वो था। हम उस टेकड़ी पे ऐसे थे, फिर इधर नाला था, फिर ऐसे टेकड़ी थी, फिर प्लेटू था ऐसे। तो वो तो जाने नहाना शुरू हुआ, और हमारे गुप्ता साहब बोला दिगेंद्र यहाँ कहाँ उगरवा दिए? हमको साहब यहीं कहीं होंगे, मैंने तो ऐसे बोला ऐसे ना यहाँ कहीं होंगे। तो सामने एक प्लेटू के ऊपर 10-11 उग्रवादी दिखाई दिए। मैं को सर, बोले हाँ। मैं अपने इलाके में दूसरी यूनिट आ सकती है कि? बोले कभी नहीं आगे। मैं वो कौन है? अरे बोले अफगानी है ये तो मन ने क्या करे, वो LMG के ऊपर जितने हथियार थे उनको साइड में फेंके ऐसे, और वो LMG पर मैगजीन चढ़ा हुआ था। मैंने कोक करया और मैंने फायर करया। फायर करते ही उसके अंदर क्या हुआ कि एक गोली फायर हुई, एक मिस होगा, तो आधी देर में तो फिर बाद दुश्मन पोजीशन ले ले। मैंने एक वहाँ ठोका, ठोकते ही अभी क्या हुआ, एक के तो रख दी मैंने, और वो LMG उठाई, और मैं बोले मैं गुप्ता साहब धोखा होगा अपने दोनों में, अपने 10 के 10 ही शहीद है। बोले क्यों? मेरे को ये 10 आदमी अपने पर अटैक मारेंगे, क्यों ना अपन 2 ही इन पर अटैक मार दे, तो ये सोचेंगे अपने पर अटैक आ गए ये भाजेंगे। बोले करेक्ट। तो मैं और गुप्ता साहब ने क्या उन पर अटैक मार दिया। अब जैसे ही वो नाला क्रॉस करके हम ऊपर गए तो वो हमारी तरफ अटैक आया, हमने बोले हाँ मेरे को परली सेक्शन इधर से, दूसरी इधर से, अब पूरी प्लाटून इधर से जाओ। तो उन्होंने सोचा कि तो पूरी कंपनी लिया, और हम थे 2 ही। तो वो जैसे ही हमने ऊपर चढ़े वो भागना शुरू कर दिया। अब गुप्ता साहब 6-7 आदमी को लेकर के वो भागता उधर, और मैं 3-4 को लेकर के इधर भागता हूँ। तो एक को लेगा तो मतलब 101 मीटर के 1 किलोमीटर के लगभग ऐसे पहाड़ी को सार भागता रहा वो, और वो 3 भाग रहे थे, मैं उनके पीछे भागना शुरू करे अकेला ही। और वो पीछे से ब्रजेश नाम का जिसकी LMG थी ना, वो लड़का आवाज दे दिया, बोले ठीक है, बोले कोबरा सर, बोले मैगजीन एक ही है। और मेरे तो आवाज तो मैगजीन तो एक ही है, अपने पास तो इसकी गोली तो है ही नहीं, है तो गोली तो LMG की है, और अपन लटका रखी है AK-47 की। कई बार जोश में ऐसा होता है। तो वो क्या हुआ है, उनको चलो कोई बात नहीं। अब वो दौड़ता हुआ पीछे आ रहा, तो वो बहुत दूर, अब वो भी 8 से आ रहे, क्योंकि फायर कर रहे वो ऐसे थोड़ी भाग रहे थे, वो दौड़ फायर करते आ रहे। मैं भागता हुआ आगे गया, तो मतलब जैसे 1 किलोमीटर पर गया, तो मैंने ऐसे पेट के सारे शिस्त लेकर के ने, और सीधा की सीधी को ठक गोली मारी, उसका यहाँ गोली लगी, यहाँ खोपड़ी फाट गई, एक खत्म। उसके बाद 2 थे, अब उनका पीछा करता पा मैं स्पीड से LMG को ऐसे फोल्ड करके और ऐसे पकड़ के LMG को, और जैसे 100 मीटर मारते ऐसे शूटम शूट, मेरे को नज़दीक जाके, क्योंकि रेंज से बाहर था वो, 500 मीटर से बाहर हो गए थे ना। अब वो ऐसे वहाँ पेड़ पौधे भी कम ही थे, तो वो ऐसे भागता दिखाई दे, तो वो ऐसे दौड़ता दौड़ता एक पहाड़ी क्रॉस करी, दूसरी करी, तीसरी करी, ऐसे तो 4-5 किलोमीटर पर मेरे को वो तीसरा बंदा था, वो ऐसे चढ़ रहा था पहाड़ी पे, सांस ऊपर रहा उसके, तो उसका मैंने यहाँ ठोकी गोली, मतलब रीढ़ की हड्डी पे, और उसके यहाँ निकल गई, वो यहाँ से निकली, वो भी खत्म। फिर एक दूर भाग रहा वो, और मेरे को गाली काट रहा है, हिंदुस्तानी कुत्ते मेरा पीछा मत कर, मेरे को लाहौर तक कौन छोड़ू, भाग ले। हाँ, अब वो आगे गया तो वो दौड़ता रहा, घंटे भर होगा उसको चकमा देता देता, तो वो 9 किलोमीटर पर था वो, और उसको वहाँ ठोका बा, उसके भी एक गोली ठोकी। टोटल मैगजीन में मैंने 7 गोली फायर करी, और मेरे पास 23 गोली बच रही। अब उधर से मतलब वहाँ गोली फायर होते, वो दूसरी बटालियन का इलाका आगा, तो उधर आया
तो वो मेरे को देख लिया, मैं कह रहा भाई मैं टूरा शरीफ का हूँ, कोबरा, और ये उग्रवादी था। तो उन्होंने बोला ओ ठीक है, मैं को मेरे पास सेट भी नहीं है, और वो मेरे को पीछे वाली जितनी लूट का लोकेशन उनको सबको मैसेज पास करो, कहते मेरे गोली नहीं ठोक दे। हाँ बोला नहीं सर ऐसे टेंशन नहीं है, अपने आदमी को देख के थोड़ी गोली मारेंगे। तो उधर से वो डेड बॉडी उठाई उनकी बटालियन ने, फिर वो उठाई, ऐसे उठाते मैं वापस आ गया। तो हमें मतलब 6:30 बज गए थे शाम को। वापस आए तो उधर मेरे शिव साहब आ गए, ब्रिगेड कमांडर आ गए, सब आ गए। अब वो फर्स्ट उग्रवादी था, वो कमांडर था, तो उसकी जेब से मतलब 5-6 लाख रुपए मिले मुझे। वो मैंने गाल लिया ऐसे ही अपना है, गाल करके ने मम्मा को ये यहाँ जवान आ गए तो एक गड्डी मांग लेंगे तो देना पड़ेगा। तो मम्मा को पूरे पैसे गाले। वो दूसरा वो चेक कराया, उसके पास भी हथियार उतर लेकर के वापिस आया। मेरे शिव साहब आया तो मैंने वो 6 लाख रुपए काट के, वो 1000 की गड्डी होती थी उस टाइम में, तो मैंने उनको शिव साहब को ऐसे दी। अरे बोले दिगेंद्र तू एक सिपाही इतना ईमानदार हो सकता है? तो मैं तो कर्नल एम.बी. रविंद्रनाथ हूँ, मेरे तो फैक्ट्री चलती है। बोले मुझे पैसे के लिए थोड़ी आया था फौज में। शाबाश बेटे, ब्रिगेड कमांडर को दे दिया। फिर वो सेना मेडल मिला था आपको? हाँ वो सेना मेडल इसी घटना पे? हाँ ना, इससे पहले मिला था 93 में एंड में मिला था वो। तो हजरत बल ये इसमें तो शौर्य चक्र के लिए रिकमेंड हुआ था, मिला नहीं था। ये रिकमेंडेड कर दिया था भाई आर्मी की तरफ से 100% शौर्य चक्र मिला था। लेकिन उससे पहले 13 मई की बात थी। फिर 31 मई को हमारी बटालियन को कुपवाड़ा से वहाँ कारगिल में बुला लिया। तो पूरी बटालियन वहाँ से, हमारे को 36 घंटा टाइम दिया, हम 24 घंटे में वहाँ पहुँच गए। और वहाँ पहुँचने के बाद में गुमरी राम की जगह द्रास के पास में, वहाँ हम जो हमारी गाड़ी जैसे ही होल्ड करी तो देश का जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आया, ऐसे गाड़ी रोकी और बोलता कर्नल एम.बी. रविंद्रनाथ। बोले यस सर। बोला बहादुर बटालियन कमांडर, तुझे 2 दिन का समय देता हूँ, क्लाइमेट सूट हो या ना हो, सिर्फ 2 दिन का समय देता हूँ आपको। 2 दिन में आप तोलोलिंग की रेकी करो और उस पर आपको अटैक मारना, उसके बाद में आपका दरबार लूंगा। आपके जितने भी खोखार कमांडो है उनको तैयार कर ले, कहीं है तो बुला ले। बोलो 2 दिन बाद में दरबार लूंगा। बोलो यस सर, कोई बात नहीं। बोलो जय हिंद। अब सीओ साहब ने ओ ग्रुप को इकट्ठा कराया। अरे बोलो बाद में टेंट टांट तो बाद में लगाएंगे, बाद में क्लाइमेट बाद में शूट करेंगे, पहले तोलोलिंग पे चलते। तो हमारे शिव साहब हमारे को ले करके ने तोलोलिंग पे हम गए, और गए तो वहाँ जा करके ने देख दाख के ने हमें पूरी रात चले, पूरी रात। और सुबह हम तोलोलिंग के नज़दीक से पहुँचे, और वहाँ पूछे तो वहाँ डेड बॉडी ऐसे तोलोलिंग हमारे से तकरीबन 800 मीटर का लगभग टॉप था। वहाँ वो जो बटालियन उसके जवान अपनी गल लगे हुए थे, तो उनसे हमने पूछा क्या क्या है। फिर वो पूरी तोलोलिंग इस प्रकार से थी, तो उसको ऐसे रेकी करया, रेकी सामने से रेकी करी। फिर मैं नाले में गया, नाले में जा करके यहाँ से रेकी करी, ऐसे खूब दूरबीन से देखा, देख दाख के, और फिर आ करके मैं आ गया। शिव साहब को बताया। बोले बेटा तू अलग गया था, क्या देख क्या है? मैं को सर मैं रास्ता देखने के लिए गया था। तो बोले और रास्ता मिला? मैं को हाँ। बोले कैसा रास्ता है? मैं को बहुत कठिन है पर नामुमकिन नहीं है। बोले क्या बात कर रहे हैं? बहुत कठिन है पर नामुमकिन नहीं है। मैं को सर नामुमकिन तो अपनी यूनिट की हिस्ट्री में नहीं है। तो बोले कैसे? मैं को सर यहाँ से अगर रस्सा बांध दिया था तो उसमें 15 मीटर पर मिलेगा, और को बारूदी सुरंग ना खड़ी में। तो बोले रस्सा कौन बांधा है? मैं को मैं, मेरा माउंटिंग वेरफेयर कोर्स है, मैं को सब यहीं का। तो बोले क्या चाहिए? मैं को वो रस्सा चाहिए जो जापानी रस्सा है अपने पास में, इंडिया वो कमांडो के पास में, जिसकी लंबाई मतलब 100 मीटर और उसका वजन 7 किलो 600 ग्राम, उठाने की क्षमता 10 टन। वो रस्सा में मुझे कोई खिलाड़ी इंजेक्शन लगाते हैं ना, वो इंजेक्शन चाहिए साहब। उसका वो रोड है, क्या बोलते हैं उनका, मेरा तो नाम आज भी याद नहीं है, उस दिन भी नहीं था। पर मुझको सर वो इंजेक्शन चाहिए ताकि मैं रस्सा थोकती थे मैं ऊपर चढ़ूँ ना, तो मुझको वो मैं थकूँ नहीं। बोले ओके ये मंगवा दूंगा मैं। तो सीओ साहब ने काफ़ी कोशिश करी। फिर उसने मेरे को शाम को बोला, बोले कल दरबार है जनरल साहब का, तू जनरल साहब को सीधा ही बता दे, वो 2 ही मिनट में मंगा देगा। मुझको ठीक है सर। तो उसने ऐसे क्लॉथ मॉडल बना करके तोलोलिंग की पूरी ब्रीफिंग करने लगा। भाई टूर आजरेब को ये टास्क दिया जाता है, ये फलानी दिखड़ी जो फौजी भाषा थी ना वो लैंग्वेज वो सारी दे दी। देने के बाद में बोले भाई मुझे इस बटालियन से बोले एक चीज़ चाहिए,
क्योंकि ये कभी भी हार का मुंह नहीं देखी। मुझे जीत का तिरंगा झंडा फहराने वाला कोई ऐसा एनसीओ जेसीओ अफसर साहिबान चाहिए जो इस पर फहरा सके। तो वहाँ कोई नहीं बोला, सन्नाटा छा गया। तो उस टाइम पर मैं पीछे खड़े आ, तो मेरे बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, मैं दाढ़ी रखता था। तो मैं खड़े आ, मैं सर जय हिंद, बेस्ट कमांडो ऑफ इंडियन आर्मी नायक दिगेंद्र कुमार उर्फ कोबरा, सेना मेडल सर। बोले शौर्य चक्र, उसने बोला शौर्य चक्र भी रिकमेंडेड है। मगर सर वो तो मिलेगा जद की बात है। बोले नहीं, वो मेरे पास साइन हो चुके हैं, चिप के साइन हो चुके थे ना। बोले जब भी तो बोला, और बोले शौर्य चक्र भी होगा, वो तो साहब मुझको मिलेगा जब की बात है। तो बोले अच्छा बेटा बता क्या प्लान है। मुझको सर सामने से कई प्लान आपने बता दी, भाई एक कंपनी इधर से, एक कंपनी इधर से, एक कंपनी इधर से, ऐसे फायर सपोर्ट में लगा, ये में लगा, ये सब बताया आपने। लेकिन वो साहब मेरी एक छोटी सी प्लान है, छोटा सिपाही हूँ, मेरी औकात तो नहीं आपके सामने बोली। लेकिन मुझको साहब यहाँ से पीछे से रस्सा बांध करके ना हमारी घातक और कोबरा टीम यहाँ से चले जाएँ हम तो दुश्मन को पता चलेगा कि अटैक पीछे से भी आ गया, तो वो अपने गन्नों को यहाँ हटाओगा, दुश्मन की तरफ लगाओगा, हमारी तरफ लगाओगा, और जैसे लगाओ तो ये सामने से अपनी 2 कंपनी अटैक मार देंगे, हमला सकते। बोले वाह इतना तगड़ा दिमाग। मुझको सर हालात देख करके अपना आप ही बन गया, मैं क्या कर सकता हूँ। तो बोले ठीक है क्या चाहिए मुझे सर, वो रस्सा चाहिए, वो इंजेक्शन चाहिए। बोले ओके आधे घंटे मिल जाएगा। आधे घंटे में तो फाइटर जहाज गप दे गया, दिल्ली से गया, पूछा टक, और मेरे को सामान मिल गया। मैं 14 घंटे में ये रस्सा बांध दिया। अच्छा, कौन कौन थे आपके साथ में? मेरे साथ में था मेजर विवेक गुप्ता, सूबेदार भावलाल भाखर जो थेबड़ी नागौर राजस्थान के, और सूबेदार सुमेर सिंह राठौड़ जो राजस्थान के खारा दूधवा चूरू के, फिर ओदा CHM यशवीर सिंह यूपी मेरठ के, और हौलदार सुल्तान सिंह नरवारिया जो मतलब भिंड मुराने के, और नायक सुरेंद्र, नायक चिम्मन, लैस नायक बच्चन और राइफलमैन जसवीर। ये मेरे 9 साथी थे और 10वां मैं था। तो ये हमारे को रस्सा 14 घंटे में रस्सा बांध करके ने अपने सीओ साहब को रिपोर्ट दी। नहीं तो सीओ साहब बोला तू चीफ को ही रिपोर्ट दे। मुझको है चीफ को मैं ही दूँ साहब। बोलो बोल तो लड़ाई का मैदान है बेटा, अभी तो सब बात करते हैं। तो मैंने मुझको सर कोबरा 41 टाइगर इंडिया हुआ। बोले बोल मेरे बेटे भगत सिंह। जब मुझे यार जनरल साहब ने तो कोड वर्ड में बात करना शुरू कर दी। भगत सिंह बोले आए, तो मुझको इसको जवाब उसी भाषा में दिया। मैं कहा सर भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंक दिया है। बोले वाह मेरे बेटे, तुझे 48 घंटे पहले हिंदुस्तान की पहली कामयाबी मुबारक हो। मैं कहा हैं 48 घंटे पहले ही, इसका मतलब समझ गया 12 जून को अटैक मारना है। मैं तो समझ गया, दूसरा तो नहीं समझा। मैं कहा सर धन्यवाद। बोले बेटा तूने जो काम कर दिया वो मैं समझ गया, बहुत बढ़िया काम कर दिया। बोले बेटा अब तो कोई भी चढ़ सकता है, रस्सा बांध में तो कोई भी फौजी चढ़ सकता है वहाँ तो बोले शाबाश बेटे गुड, मुबारक हो, तेरा नाश्ता मैं खुद कराऊंगा। बोले 48 घंटे बाद मैं उसी तोलोलिंग के ऊपर अपने हाथ से नाश्ता कराऊंगा मेरे बच्चे का। बोलो मैं कहा सर ये राजस्थान का सिपाही आपका रास्ता का इंतजार करेगा 13 जून की सुबह, ये मेरा वादा है मुझको साहब। क्या होता है कि 12 जून की रात को हमारा सीओ साहब कर्नल MB रविंद्रनाथ ने बहुत तगड़ी प्लान बनाई कि भाई सामने से एक कंपनी इधर से अटैक मारेगी, एक कंपनी इधर से मारेगी। अपनी घातक अपने उसी के अंडर थे, वो किसी को पता भी नहीं था सीओ साहब को कि हम घातक वालों को वहाँ भेज रहे। तो बोले भाई एक कंपनी यहाँ से अटैक मारी, दूसरी कंपनी हटी है, और इनकी एक कंपनी रिजर्व है। तो 4 कंपनी फाइटिंग कंपनी होती है एक बटालियन में। तो जैसे 12 जून को 8:30 बजे रात को तो इसके ऊपर बिफोर्स गन फायर कर रही थी, दबा दब फायर कर रही थी। उससे पहले जब मैं रस्सा बांध रहा था उस टाइम पे भी फायर कर रही थी वो, ताकि दुश्मन बाहर निकल के मुझे ऐसे देख ना सके। तो ये पोजीशन थी। तो वो बांधने के बाद में क्या हुआ कि जब 12 जून को हमने यहाँ नीचे बैठे थे 100 मीटर नीचे ऐसे प्लेट 2 के ऊपर, और हमने रस्सा इस तरीके से बांध दिया कि भाई कोई भी चढ़ सकता है। तो वहाँ हमारा गुप्ता साहब बोलता है कोबरा क्या करना है। हम को सर तोलोलिंग पर झंडा गाड़ना और क्या करना, जनरल साहब ने अपने को झंडा दिया है, यो झंडा जरूर गड़ेगा। बोले मैं तो यही चाहता हूँ दिगेंदर, हमारी 2 राजनीति इतिहास में लिखी जाएगी। बोले कि आज हम पहली जीत कारगिल युद्ध जो वर्ल्ड का सबसे टॉप हाइट पर लड़ने वाला युद्ध है, और उसकी पहली जीत हमारी यूनिट को मिलेगी, इससे बड़ा और क्या हो सकता है।
तो बोले बता तेरी प्लान बता। मैं साहब कंपनी कमांडर तो आप, मैं क्या बताऊंगा। बोले ना बता। मैं कहा सर मेरी तो प्लान सुनो तो एक ही बात है। बोले क्या। मैं को पहले बैंकर को मैं बर्बाद कर दूंगा। तो सूबेदार बाबूलाल भाखर बोलता साडा दूसरा सर जी। शेषम यशवीर बोलता ओए और यूपी का भी नंबर है। बोले ऐसे करके, तो ऐसे करते करते गुप्ता साहब बोले मैं गुड़ पर निकले आया हूं। बोले मैं भी दो। बोले मोमो साहब 5वां आपका। और वो छठा बोले सुरेंद्र बच्चन सारा हम डिटेल हो गए। और बोले बैंकर 11-12 हुए तो मैं 11-12 हुए तो जो अपन में जो बच्चा है ना बंदा वो उसको उड़ा देगा। नहीं फर्स्ट हम अपन उड़ाएंगे। फर्स्ट यहाँ तो वहां भी फर्स्ट दोबारा भी। बोले शाबाश ओके डन। अब हमने 18 हैंड ग्रेनेड ले लिए मैंने, एक AK-47 राइफल ले ली और 350 गोली, एक पिस्टल, एक कमांडो डैगर। इतना बड़ा चक्कू होता है जो साइनाइड में डुबोया होता है, ना हिंदी ना अंग्रेजी ना उर्दू कुछ। बोले टच करते ही ऊपर जाता है बंदा। तो वो मैंने यूज किया था कारगिल में। तो ये लेकर के उस भगवान को याद करके उस शिव जी बोले को मालिक जीत दिवाना और कुछ नहीं चाहिए। वो मालिक जीत दिवाना और कुछ नहीं चाहिए। तो उसके बाद में हम वहाँ चढ़ना शुरू होते हैं। 12 जून की रात को 8:30 बजे सबसे पहले मैं आगे चढ़ा। जैसे जैसे ऊपर चढ़ा, चढ़ते ऊपर से जैसे ऊपर टॉप पर जैसे यहाँ गया तो इस पर तो 12,000 गोले बरस रहे थे गोलियों के। तो वहाँ तो ऐसे बारिश की तरह हो रही थी। मैं बोला मैं कोबरा 4 लांबा लांबा पास ओवर। वो फायर बेस कमांडर रामकुमार लांबा था। तो वो बोलता है बोल। बोले बच्चे मैं को गाँव में मैं वर्ष को राजस्थान में। तो बोले बढ़िया हुआ। मैं को बाजरा और थे। बोले और देंगा अपन तो हाड़ी है पुराने। तो मैं को 1 मीटर ऊपर और, यानी कि फायर यहाँ रहा ना उसको 1 मीटर ऊपर करवा दिया। तो कोई नहीं समझ सका वायरलेस सेट की भाषा। वो या तो वो रामकुमार समझा या मैं समझा। तो उसको मैं को 1 मीटर ऊपर करा। बोला दिगेंदर बहुत बड़ा रिक्स ले जाए, बाजरा रुट जाएगा, यानी खराब भी हो सकता है, यानी मौत भी मिल सकती है। इतना गहरा बाजरा ओढ़ने से थोड़ा ऊपर उड़वा दे। मैं को वो तेरा हिसाब से और दे फिर। तो वहाँ जो गोली आ रही थी ना उसमें ट्रेसर गोली आ रही थी ऊपर से। तो मैंने ऐसे देखा तो तकरीबन 5-6 फुट ऊपर से जा रही थी गोली। हमने नीचे से ऐसे घुसना शुरू किया सड़ा। वो मेरे साथी आए, मुझको 1 2 3 5 6 7 8 9। तो वो सब के सब चले गए। मुझको सब आगे बोले हाँ। मगर ओके। अब सुनाई तो देता नहीं क्यों गोले टकराऊँ, मिसाइल से मिसाइल टकराओ, दमादम उठा उधर। तो वो कुछ वहाँ दिखाई कुछ नहीं दे रहा क्यों काली रात थी, वो घनघोर रात। जो अपनी खुद की आंगली ऐसे करे ना, बोले आंगली है या नहीं है पता भी नहीं चलता था, इतनी घनघोर रात थी वो। अब जैसे मैं वहाँ से शुरू हुआ ऐसे कोई विजय वो चमका, वो चमकता था ना, वो गन का खुड़का होता था, वो मिसाइल टकराती थी। उस टाइम तो कुछ रोशनी होती नहीं कुछ नहीं। उसके बाद में मैं सांप की तरह रेंगता रेंगता आगे गया तो एक झांकी थी ऐसे, वो दुश्मन उसके अंदर बर लगी हुई थी ऐसे। तो वो काला काला दिखाई दिया मुझे। मैं को ये पत्थर है, दिमाग में डालिए ये आपने अभी आगे चलेंगे तो पत्थर आओगा। तो ऐसे ऐसे रेंगता रेंगता गया और मैंने उसको सोचा कि ये पत्थर है। तो उस पर जैसे ही ऐसे हाथ मारा तो उसने वो बैरल थी उसमें लगी हुई दुश्मन की, वो गन लगी हुई थी, उस पर ऐसे हाथ मारा, उसने फायर कर दिया। तो पहली गोली यहाँ लगी मेरे हाथ में और 3 गोली मेरी सीने में लगी है यहाँ पर, ये 3 गोली यहाँ लगी और 2 गोली मेरे AK-47 में लगी। 2 गोली AK-47 में लगते ही हमको होगा दिगेंद्र काम आज तो हमको कुछ नहीं हुआ, दुश्मन भी मरा नहीं और अपना काम हो लिया। तो लेकिन वहाँ मैं भगवान को याद हूँ, हे मालिक मैं एक योद्धा हूँ, तेरे मेरे हथियार खोस लिया। तो क्या था वहाँ, भगवान खुद अपने अंदर होता है। तो भगवान बोलता है जो खुद की रक्षा नहीं करता उसकी मैं बिल्कुल नहीं करता, और जो खुद की रक्षा करता है उसकी 100% करता हूँ। भगवान ने ये बोला मुझे। मैंने ग्रेनेड निकाला ऐसे, उसकी पिन काटी और लीवर को आज़ाद करा 1 और 2 और उस ग्रेनेड को अंदर ठोक दिया किसके बैंकर में। और वो इतनी मोटी वो पत्थरों की दीवार बनी हुई थी, वो दौड़ दे अंदर गया और उस दीवार के सारे लेट गया मैं, और द्राम दे फटा। फटते अंदर से आवाज आई अल्लाहू अकबर काफर का अटैक। मुझको मर्या तो है, चाहे एक भी मर्या हो भाई, आइडिया लगा ले। वो मर्या तो है, कचरा तो कर दिया, मर्या तो है, चाहे 1 मरो चाहे 6 मरो चाहे 5 मरो। अब मैंने ऐसे नीचे लेटा ना तो वो खून सीधा कूदना, मैंने हाथ लगाया ऐसे तो ये पूरा सामान फटा हुआ था
और मैं दिगेंद्र इस खून को तो रोक लिया, मेरे हाथ भी काम कर रहा है। मगर हड्डी तो नहीं टूटी, इसका मतलब हड्डी टूटती तो हाथ काम नहीं करता, लेकिन मुझको ये तो खाल खाल के अंदर से लिकड़ गई, शायद बच गया अपने। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट एड लिया, वो पूरा सामान फटा था उसमें ठोस के और ऐसे भर के ने और इसको दोनों को फर्स्ट एड किया। फर्स्ट एड करे आराम से। जो मेरे 9 साथी थे वो आगे की तरफ वो ऐसे ही यहाँ पूछे तो उनका मेजर अनवर खान था। बोला मेरा नाम मेजर अनवर खान है, हिंदुस्तानी काफरो, मैं तुम्हारे 3 हमले फैल कर दिए, चौथा कैसे सक्सेस होने दूंगा। या अली साथियों आगे बढ़ो, या अली। उन्होंने तो या अली बोला और अपने वाले बोला बोलो राजा रामचंद्र की जय, बोल बजरंग बली। अड्डा सपरे शुरू हो गई। अब मेरे 9 साथियों ने उनके 30 आदमियों को खत्म कर दिया। पर मेरे एक साथी का किसी का 10, किसी का 5-5 गोली लगी, क्योंकि क्लोज फाइट थी, मतलब बिल्कुल नजदीक को 10 मीटर को 15 मीटर पीछे। और मेरे 9 साथियों ने उनके 30 को खत्म कर दिया। मैं खड़ा नहीं हुआ, नहीं तो मैं भी खत्म हो जाता। अब मैं वहां पड़ा हूँ खाड़ी में, उनकी गन ऐसे फायर करे, गनों के नीचे यहाँ लेट रहा हूँ मैं, और यहाँ फर्स्ट एड करे आराम से, और उनके गन ऊपर से ऐसे फायर करे, वहाँ करता रहे कोई बात ना। और वो ग्रेनेड लिया और ऐसे पिन काटी, एक कर दो, और ऐसे दीवार के भीतर वहीं लेट गया, बड़ाम बड़ाम। अब वो अंदर से, अब जो मर गया वो पड़ोसी को बता नहीं सकता, कभी इधर ऐसे सुबह तक ऐसे कुत्ते वर की चाल चलता रही, मतलब फोन पर सट गया, ऐसे चलता और उनके 11 बैंकर उड़ा दिए मन। अब वो मेजर अनवर खान मुझे गाड़ी काटे, क्योंकि मेरे वायरलेस सेट पे एक ही आवाज आवा है, कोबरा कोबरा। उसका याद आएगी, ये कोबरा तो वही है जो 95 में अपने मतलब 16 सिर काट के ले आए थे पाकिस्तान के। तो उन्होंने क्या कहा कि बोलो एकदम से ऐसे बोला कोबरा एक बाप की औलाद है तो बाहर निकाल, तेरे 16 टूक करूंगा खुदा की कसम, आज तेरे 16 टूक करके अपने शहीदों का बदला लूंगा। आज तने 1995 में 16 हमारे 16 सिर काटे थे ना, वही कोबरा है, तो सोच ले, बोले तेरे 16 टूक करूंगा। मामा को यार इसको किसने चुगली खाई, अगर हमने छोड़ा, मैं ही हूँ वो। हम भाई चलो कोई बात ना, हमको 16 कर लेना, हम तो 2 ही करेंगे भाई। हमने तो उसको मन ही मन में बोला, उसको के लिए बोला था, वो तो जोर जोर से बोल रहा था, जोश दिवारा गाली गलौज कर रहा है, हिंदुस्तानी कुत्ते बाहर निकाल। मगर मैं क्या कुत्ता हूँ बाहर निकलूंगा भाई, मैं वो किसी और को बोल रहा है, तारे पड़ोसी को बोल रहा हूँ। तो ऐसे करके ने, और वो गाली गलौज करता रहे। मैं घूमता घूमता पीछे गया था, मेरे एक साथी लहसनायक बच्चन, जिसके सिर में ऐसे गोली लगी, हाथ से सिर को पकड़े हुए वो, और वो बोल रहा आगे सर LMG ले लो, दिगेंद्र सर LMG ले लो, कोबरा सर LMG ले लो। अब मेरे पास ग्रेनेड खत्म हो चुके थे, मेरे पास पिस्टल और कमांडो टाइगर बचा। तो मैंने उसका वो भरा हुआ पिट्ठू होता है ना, जो जिसमें मैगजीन होती है, वो पूरा मैगजीन 750 गोलियों का वो गला में लिया, और उसकी LMG ली, और उस पर मैगजीन चढ़ा हुआ था। और वो मैं ऐसे हाथ मारा तो वो बर्फ में ऐसे कटी हुई सीढ़ी थी, हमको ये ऊपर जाएगी बैंक करके, और मैं वहाँ से चढ़ता जैसे जैसे करता ऊपर गया, और जा करके देखा अगर भाई 2 HMG ऐसे फायर कर रही है अपने 250 कमांडो पर। तो सामने 2 कंपनी टेक में शामिल थे ना, उन पर डड ऐसे फायर कर रहा है वो 2 HMG से। और मुझे काला काला और वो लाल लाल दिखाई दी, कि वो तो बिल्कुल लाल हो रही थी, रोशनी की तरह, जैसे ट्यूबलाइट सोच रही ऐसे फायर हो रही थी ना वो। तो वो मैं को काला मोह मेजर अनवर खान यही हो सकता है। तो मैंने अपनी LMG ऐसे पकड़ी, और वो मेजर अनवर खान 16 क्यों 17 करे, और मैं मको तने गाड़ी हिंदुस्तानी कुत्ते, मको एक गाड़ी मेरी भी छोड़ ले लास्ट है, मको हिंदुस्तानी सिपाही पीठ पर गोली नहीं मारता, मको सुअर की औलाद संभाल मको। और जैसे मैंने फायर कराया, और उसमें एक ही गोली थी, मैगजीन वो मेरे साथी ने पहले ही फायर कर ली थी, और वो मैगजीन खाली था, और वो गोली फायर करी, उसने दौड़ दे, इसने पिस्टल फायरी, मेरे गोली यहाँ लगी। और जब मेरी गोली जो फायर हुई उसकी पिस्टल में लगी या हाथ में लगी, उसने दूसरा मेरे पर गोली फायर नहीं करी, उसने ग्रेनेड काटा ऐसे जोर से फेंका मेरी तरफ। तो फेंका तो मैं उस पर डाई मार गया, ऐसे ग्रेनेड के ऊपर गई तो वो नीचेदार फटा, उसके पत्थरों का स्प्लेंडर मेरे जरूर पैरों में लग गया, यहाँ पर मतलब इस जगह पर, ये देखो छोटे छोटे टुकड़े कई जगह, कई टुकड़े लगे, लेकिन हड्डी कोई सा की भी नहीं टूटी है, मतलब खाल सफ़ेद सफ़ेद बना दिया, ऐसे लाग रही कोचिट हो गई का, पर पैर टूटे नहीं गए, मतलब ऐसे हुआ। अब वो मैंने उसकी तरफ डाई मारी, उसने मेरी तरफ मारी सीधी, तो उसका हाथ इधर आया सीधा का सीधा,
इधर आया तो मैं LMG को तो कोक कर रहा था, मैगजीन को फाड़ दिया मैंने हाथ से, दूसरा मैगजीन चढ़ाने चक्कर में था मैं, लेकिन इतना टाइम कहाँ दिया दुश्मन ने। और मैं जैसे ही उसके ऊपर वो मेरे पर डाई मारी, मैं उसका ऐसे ही यहाँ से टेटुआ पकड़ लिया, ये ऐसे टेटुआ पकड़ा, पकड़ते मैंने दबाना शुरू किया, मुझे यही मार दिया, क्या पता मर जाएगा दबाने से। लौटे बोले हिंदुस्तानी मुझे छोड़ दे, मुझे ऊपर हाथ मारा, छोड़ दो, रिश्तेदार हो तो छोड़ देगा भाई धन, और तो पाकिस्तानी है, रिश्तेदार काबिल भी नहीं है। तो वो टेटुआ पकड़ा और वो गुड़ता गुड़ता नीचे, और वो बहुत भारी भरकम शरीर था, और वो छुटागा, छुटाते जैसे वो पाकिस्तान तरफ भाजा, मैं जैसे खड़ा हुआ तो मेरी यह टांग ऐसे लड़खड़ाएगी, और जैसे लड़खड़ाई मैं मुझको देखे अंदर यो तो गया जिंदा मुझको, और यो जिंदा बच गया तो मैं गड़बड़ होगी मुझको भाई, असली जीत नहीं कहेंगे। मैंने एक टांग से खड़ा और उस पर डाई मारी ऐसे सीधा सीधी, तो उसके यहाँ लगे हाथ, तो वो मोदा पड़ा, पड़ते ही उसके बेल्ट में 2 आंगली गली, पे वो छूट गई, फिर उसके जूते में 2 आंगली ऐसे गली, ऐसे गाली 2 आंगली, और गाल के घसट दे उसको, खींचा, और खींचते ना बोले उसकी पीठ पर कार्ड कमांडो डाइगर जो साइनाइड में था ना, वो यहाँ बच बैठा दे, बोले आ मैं गया काम से, और मेरी आंगली से ऐसा ऐसा पकड़ा, ऐसे हाथ को चारों आंगना से ऐसे पकड़ गए, और पकड़ते फिर काटी मुंडी, ऐसे झट देशिन काट उसको दूर फेंका, कमांडो डाइगर कहीं मुँह अपने टच नहीं हो जाए, नहीं आप अभी ऊपर ही चलांगा। अब वो ऐसे कराया, और वो मुंडी ऐसे लेकर के मुँह, बोल कुत्ता तू या मैं, और भारत माता ही जय बोलता। जैसे ही मैं ऊपर चढ़ा, चढ़ते ही अमरीकी सैटेलाइट में मेरी फोटो आ गई, इसलिए मेरे को जिंदा महावीर चक्र दे दिया। अरे वो है तो उसके बाद में वहाँ उठा मैं, उठने के बाद में फिर मैं तिरंगा झंडा लिया, और मेरे साथी जोर से आ कोबरा घबरा मत हम आ गए, और वो मेरे साथी 250-300 फौजी थे, वो पूरे ऊपर चढ़े, और जैसे मुंडी लेके ऊपर चढ़ा, मैं उसको मुंडी को ऐसे पत्थर के सहारा लगाई, जो वो था पत्थर के सहारे लगाई, ऐसे उसमें से ऐसे नाला कूद रहा था खून का गदद गदद, क्योंकि फिर मैंने ऐसे पेट पर लात भी मार दी थी ना, मुझको थोड़ा थोता सा हो जाए, इसमें झंडा गाड़ने के लिए ठीक रहेगा मुझको। फिर तो फिर मैंने वो एक राइफल ली, और राइफल की सीलिंग का झंडा बांधा, तिरंगा झंडा, और पास वो झंडा उसी में गाड़ दिया, क्योंकि वहाँ गाड़ने के लिए जगह नहीं थी, खोदने के लिए समय नहीं था मेरे पास, हैं पत्थर ही पत्थर थे, तो वहाँ झंडा गड़ नहीं सकता था, या तो पकड़े रहो, अरे या दुश्मन की गर्दन में गाड़ दो। तो मैंने वो झंडा ऐसा कैसा गाड़ दिया, भारत माता ही जय बोली, फर्स्ट विक्ट्री का हुई। फिर मेरे शिव साहब आए, प्राउड माई सन, हिंदुस्तान की पहली कामयाबी मुबारक हो दिगंदार, मेरे बच्चे आज टू राजरेव का नाम तरण स्वर्ण अक्षर में लिखवा दिया, शाबाश मेरे टू राजरेव के बहादुर और बब्बर शेर जवानों, शाबाश तुमने कमाल कर दिया रे मेरे बच्चों, शाबाश। पर वो मेरे एक साथी था, उन्होंने बोला सर दिगेंद्र तो बुरी तरह जख्मी है, बोले इसको उठाओ। फिर वहाँ से उठाया और श्रीनगर हॉस्पिटल में आया मैं, वहाँ देश का प्रधानमंत्री मेरे को ऐसे मतलब स्ट्रेचर पे लेटाया था, उसने मेरे 3 थप्पी मार कर अटल बिहारी वाजपेयी ने यह कही, वारे मेरे कलयुग के कर्ण बली, 48 टपकाए। मैं कहा है मुझे तो पता ही नहीं। तो वो डॉक्टर बोलता आपको पता ही नहीं, हम तो ठोकते ठोकते गिनती थोड़ी करते 1 2, हम तो ठोक रहे थे वहाँ। अरे क्या हौसला है जवान का यार, इतनी गोली लागने बाद में। तो डॉक्टर बोला साहब इसको ज़रूर जिंदा रखेंगे। फिर उसके बाद मेरी गोली निकाली गई, फिर वहाँ मैं कोमा में चलेगा, बस पूना हॉस्पिटल में मेरे को 7-8 दिन बाद में फिर पंखा चलता दिखाई दिया कि हाँ जिंदे तो है, जिंदा है तो जिंदा होने की सबूत चाहिए साहब। क्या बात, अगर हिंदुस्तानी है तो हिंदुस्तानी होने का गर्व महसूस होना चाहिए साहब। आज हमारे देश के अंदर कितनी बुराई, कितनी ऐसे बुराई फैल रही है। हम देश के सिपाही तो लड़ते हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर लोग भिड़ते हैं, आपसरी में भिड़ते हैं, कोई जात के नाम से, कोई धर्म के नाम से, कोई और किसी के नाम से। तो मैं तो सिपाही यही कहना चाहता हूँ, अरे लड़ना झगड़ना छोड़ दो, और लड़ना है तो चाइना से लड़ो या पाकिस्तान से लड़ो, और जब भी लड़ो तो आर पार की लड़ाई लड़ो। बीच में जब जीत हो जाती है तो उसको कहते हैं कि नहीं अब सीज फायर, वो बहुत दुख हो जाता है। जब कोई बींद तैयार होता है शादी करने के लिए और रास्ते में जाकर कहते हैं नहीं यार अब तेरी शादी नहीं होगी, अब बताओ वो क्या करे बेचारा। ये फौजियों के साथ होता है कि जब भी 65, 62, 71 जब भी लड़ाई लड़ी हिंदुस्तान के सिपाहियों ने, और जब जीतना शुरू किया तो हमारे देश के नेताओं ने पता क्या क्या हमारे साथ में
ये किया नहीं, बस आगलो संधि करे। अरे आगलो तो करेगा, मोहम्मद गोरी भी तो करी थी ना 17 बार। फिर क्या हुआ पृथ्वीराज चौहान के साथ में? पृथ्वीराज चौहान के साथ में क्या हुआ? 17 बार उसको बोले मैं हार गया, तू छोड़ दे। अरे तू हार गया, छोड़ दे क्यों? तेरे को किसने कहा तू हारने के लिए? यही बात पाकिस्तान कर रहा है, 3-4 बार हार के बोलो 18-20 बार करेगा ही वो। अरे एक दिन फिर हिंदुस्तान का मुंह फोड़ेगा। मैं आज कह रहा हूं सिपाही, मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जब भी लड़ाई करे पाकिस्तान तो उसको साफ ही होना चाहिए, तो ही सुख की नींद सो सकते हैं हमारे बच्चे, अन्यथा नहीं सो सकते। दे कुर्बानी, दे कुर्बानी। हम बलि के बकरे हैं हिंदुस्तानी सिपाही। ये सोचने की बात है देश के आकाओं को, लेकिन देश के आकाओं का कौन सा बेटा मरता है? बेटा मरता उस माँ का, उस किसान का बेटा जो कुर्बानी देता है, या खेत में भी कुर्बानी देता है और वहां बॉर्डर पे भी कुर्बानी देता है। हर फिर बोलते हैं हम फौजियों के लिए बहुत कुछ कर रहे। अरे भाई, हम तुम तिरंगा झंडा दे करके हमारे को बुढ़ा देते हो, बस और कुछ नहीं। और हम मरते भी तिरंगे के लिए, जीते भी तिरंगे के लिए, हमें और क्या चाहिए बताओ? लेकिन एक ऐसा नहीं होना चाहिए देश में। जब भी पाकिस्तान गड़बड़ करता है उसको मुंह फोड़ जवाब देना चाहिए। जब ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में पकड़ा गया अमेरिका ने, है उसने तो नहीं छोड़ा कि भाई हम तो मारेंगे। अमेरिका ने मार दिया तो क्या अमेरिका के पास में अलग है हाथ है? 4-4 हाथ के आदमी है क्या? वही हमारे जैसे कमांडो है। और उन्होंने रास्ते में बोला, बोले बोल क्या तेरी क्या इच्छा है? बोले मेरी इच्छा तो पूरी हो, कुछ भी नहीं है, समुद्र में गिरा साले। बताओ, तो हम भी तो घेर सकते हैं। जब हमारी बटालियन का एक जवान का उन्होंने वो शहीद कर दिया था तो हम 16 सिर काट के ले आए थे उसी 5 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री पाकिस्तानी यूनिट को। तो हम कर सकते हैं तो बाकी देश के नेता क्यों नहीं कर सकते? हम तो यही चाहते हैं। और बाकी हम राजनीति में तो है नहीं साहब, तो राजनीति की बात करना नहीं चाहते। हमारे लिए तो कांग्रेस भी टॉप है, बीजेपी भी टॉप है और देश भी टॉप है, हर हम भी टॉप है। और बताओ क्या चाहिए? जय हिंद, जय भारत बंदे। कोई पूछना चाहता है प्रश्न? मैं वही देवेंद्र जी, क्योंकि तमाम जो लोग हैं उनमें से कई ऐसे हैं इनकी पैदाइश 99 के बाद की हुई है। हाँ हाँ, ये वो कारगिल तो शहीदी उनको तो पता, वो जो आप भावनाएं जिस तरह से जाहिर कर रहे थे, जो कहानी बता रहे थे, हमने तो उन कहानियों को सुना है और आपके मुझ से पहले भी सुना है, लेकिन हर बार सुनते हैं तो लगता है कि बिल्कुल शायद हम भी वहीं पे खड़े हैं कारगिल में, और युद्ध के जो माहौल में वो जो जज्बा था उसको महसूस करते हैं। तो यकीनन जिन लोगों ने पहली बार सुना है उनके लिए तो बहुत सारा, यकीनन ये देश के वो भाग्यशाली बच्चे हैं जिन्होंने एक जिंदा शहीद को देखने का, इनका पिक्सल कैमरा 1400 का आज भी लालायित है। क्या बात है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। ये सबसे बड़े भाग्यशाली है ये बच्चे, जो देश के 140 करोड़ जनसंख्या है, मेरे लिए बहुत भाग्यशाली। इसने मेरे लिए दुआ जरूर करी होगी कि कोई कारगिल की स्टोरी, अपने साथियों की स्टोरी सुनाने वाला कोई तो बचा है। क्या बात। और मैं अपने आप को भाग्यशाली महसूस करता हूँ कि मैं भारत में पैदा हुआ और भारत के लिए लड़ाई लड़ी और पहली जीत दिलाई कारगिल युद्ध की। तो ये सबसे अच्छी बात है साहब। तो न्यूज रूम के अंदर हमारे जो साथी हैं, जी जी, उनसे मैं एक एक करके जो भी पूछना चाहें। हाँ। ऋषिका सर, आपने अभी जो स्टोरी सुनाई, सच में रोंगटे खड़े हो गए। और ये वाली फीलिंग तब आई थी जब शेरशाह मूवी देखी थी, जिसमें विक्रम बत्रा को दिखाया गया कारगिल युद्ध के, जिन्हें रियल हीरो, सभी हीरो है लेकिन उन्हें रियल हीरो की उपाधि दी गई। आपने विक्रम बत्रा को बेहद करीब से देखा है, उनके बारे में आपके मुंह से जानना चाहूंगी। विक्रम बत्रा वो सैनिक था जो ये बोलता था, मैंने उनको ट्रेनिंग दी है, उनको ट्रेनिंग दी है विक्रम बत्रा को, कि वो बोलता था गुरुजी आपको पूरी बटालियन गुरुजी के नाम से बोलती है, तो ये क्या चक्कर है? मैं को भाई मैं कमांडो की ट्रेनिंग देता हूँ बच्चों को और आपको लेनी है तो आप आ जाओ। बोले सर कमांडो कोर्स तो मेरा है और लड़ने का बहुत दिल रखता हूँ मैं, लेकिन कभी दुश्मन मिलेगा तो जरूर मारूंगा। मुझको अभी दुश्मन सामने है और मौका है, दिखा दे। अरे दिखा दे अपनी जात है हिंदुस्तान को, आगे वो एक सैनिक हूँ, मेरी जाति सैनिक है। मैं इतना ही कहा था उस बच्चे को। उसके बाद मेरे को बाद में पता चला पुणे हॉस्पिटल में विक्रम बत्रा शहीद होगा लड़ते लड़ते। बहुत अच्छा योद्धा था और इसलिए उनको परमवीर चक्र दिया गया। अच्छे योद्धाओं को दिया जाता है, ऐसी बात थोड़ी। जी, शेरशाह फिल्म में जो उनकी लाइफ की जर्नी बताई गई, उनकी रियल लाइफ को, पर्सनल लाइफ को लेकर भी, क्या वो वाकई रियल लाइफ में ऐसे थे जब आपने उन्हें करीब से देखा, या उससे भी ज्यादा? बिल्कुल बिल्कुल। ये जो फौजी जो भी फिल्म बनती है ना,
जैसे बॉर्डर फिल्म देखी आपने, मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी महावीर चक्रा, जो अभी थोड़े दिन पहले ही देश के लिए शहीद हो गए, वो कहना शहीद ही कहेंगे उनको, अपनी उम्र को पूरा करके चले गए। तो वो उन्हीं योद्धाओं की स्टोरी लिखी जाती है। और जो योद्धा होते हैं ना, हकीकत है उनकी वहाँ काल्पनिक बात नहीं होती, एक तो जो करते हैं ना वही बताते हैं, और जो नहीं करते वो बिल्कुल नहीं बताते। फौज के अंदर लिखित मॉडर नहीं होता। फौजी को एक ऐसी शपथ दी जाती है जो कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। वो फौज के अंदर एक ही जज होता है और वही वकील होता है पक्ष और विपक्ष का, सीओ कमांडिंग ऑफिसर। और उसके सामने जो जवान गलती करता है, सजा मिलती है उसको, तो वही बोलता है, बोले हाँ भाई दिगेंदर तेरी ये गलती करिए, मंजूर है। वो ये नहीं कह सकता कि मंजूर नहीं है, हाँ साहब ये गलती मैंने करी है और ये सजा दे रहे हो, मुझे मंजूर है, इतनी। हाँ तुझे पॉइंट दिया था, तू बहस कर सकता है, बोलो आगे वहां। जैसे यहाँ कोर्ट के अंदर क्या होता है कि हर बार गीता को, बाइबल को, राम, जो भी गीता है ना, उसको बार बार उसमें सौगंध खाई जाती है और बार बार झूठ बोली जाती है। एक बार भी कोई आदमी उसमें गीता पे कसम खा के ये नहीं कहता कि वो सच बोल रहा हूं, लेकिन बंदा बोलता है मैं सच ही बोल रहा हूं। तो उस गीता का अपमान इससे बड़ा और क्या होगा। इससे अच्छा तो फौजी ले आओ, जज, फौजी बैठा दो जज, और फौजी वकील खड़ा कर दो, वो उसका तो बाप भी साची बताओगा। ये सोचने की बात है। वहां जो फिल्म बनी है सेंसर जोरी, वो बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल सही है। यार एक सिपाही के ऊपर जो देश के सिपाही बनते वो रियल टीम बनती हो। अभी मेरे पे भी बनेगी, बिल्कुल बनेगी सर। मैं भी साइन कर दिया, मेरे पे बनेगी। हाँ तो वो बनेगी जब आप कहोगे कि अंकल से तो हम मिले हैं, ये तो फिल्म वही है। उस फिल्म को आपके साथ राजमंदिर में भी चलूंगा देखने के लिए। दो सवाल हैं, बाकी सभी के मन में सवाल होंगे, लेकिन ये फिल्म की बात आपने कही, क्या ये मजाक है या वास्तव में आपके ऊपर साइन हुआ है? वास्तव में साइन कर दिया है मैंने, अभी 6 महीने पहले हुए। अच्छा। अभी हीरो की तलाश है। अच्छा, तो आपकी नजर में कोई बढ़िया हीरो हो तो बता दो हमें, और आपका जानकार हो तो हम बात कर लेंगे उससे। आपके जैसा चाहिए ना, पर मजबूत आदमी। हाँ हीरो तो बढ़िया ही होना चाहिए ना, क्यों वो तो उसको ट्रेनिंग तो मैं देता रहूंगा हर कदम पर, क्योंकि बचपन से तो जो मैं जहां तक दौड़ा हूँ वो तो मुझे याद ही है। तो स्क्रिप्ट वगैरह पे काम चल रहा है या क्या अभी? स्क्रिप्ट सब कंप्लीट हो गई है। अब सिर्फ वो क्या बोलते हैं, सिर्फ हीरो का साइन चाहिए, और वो कोई डेट नहीं दे रहे अभी। आपकी इच्छा है कौन हो हीरो? ठीक है, डेट तो जब मिलेंगे। मेरी इच्छा तो वो है जो साउथ की फिल्म में है ना, वो जो बाहुबली में था ना, क्या नाम था उसका? प्रभास। मतलब वो उसकी मेरी बॉडी लैंग्वेज भी एक जैसी है, उतनी हाइट मेरी है उतनी उसकी है, और मैं तो वो चाहूँ। लेकिन प्रभास बोलता है टाइम नहीं है अभी मेरे पास। अगर वो टाइम दे देता है तो बहुत बढ़िया सुपर डुपर हिट फिल्म होगी ये भी। क्या बात है। क्योंकि मेरे को, मैं खुद अपनी फिल्म देखता हूँ तो ऐसे होता है यार ऐसा भी हो सकता है क्या। कुछ काम करने के बाद में पता चला कि यार देखा अपने ये काम कर भी दिया। आपने बहुत बड़ी बात की कि जो लोग देश के नाम अपनी कुर्बानी कर जाते हैं, उनकी कहानी कहने वाला बहुत किस्मत से मिलता है, और किस्मत ने वो आपको मौका दिया है कि आप अपनी भी कहानी कह रहे हैं, अपने साथियों की दास्तां भी। अभी फिल्म बनेगी तो उनकी पूरी कहानी आओगी ना। जब फिल्म बनेगी तो मेरे साथ में मेजर विवेक गुप्ता था, उसकी भी पूरी स्टोरी मिलेगी। वो भी महावीर चक्र है, बाबूलाल भाखर है, वो वीर चक्र है, तो उनकी स्टोरी भी पूरी मेरी फिल्म में आओगी ना। आपने कहा अमेरिकन सैटेलाइट ने आपकी फोटो ली, वहां से एक हुआ कि हाँ ये दिगेंद्र सिंह इन्होंने ये काम किया। ये चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, टॉप सीक्रेट है ये चीजें। वो उन्होंने बताई, मेरे को इतना ही बताया, बेटा अमेरिकी सैटेलाइट में तेरी फोटो आई थी और इसलिए तू किसी को धन्यवाद मत दे भाई, किसी ने तेरी वैसे साइटेशन लिख दी ना, तेरा काम इससे भी तगड़ा था, तुझे तो परमवीर चक्र मिलना चाहिए था, लेकिन अब तेरी किस्मत है कि भाई तुझे महावीर चक्र मिलेगा। पाऊंगा सर वो तो कोई बात ना, परमवीर महावीर ये क्या होता हूँ, और मैं मेडल के लिए तो गया नहीं, लड़ाई लड़ने के लिए। सही बात है। सबसे बड़ा मेरे बाप ने कहा था शाबाश मेरे बेटे तेरे जंग जीत के आया, मैं एक स्वतंत्रता सेनानी का बेटा हूँ, और मेरे बाप ने मेरे को शाबाशी दे दी ना, उससे बड़ा मेडल तो मेरे को भारत रत्न भी नहीं लगता। उनके परिवार के बैकग्राउंड के बारे में भी मैं हम कारगिल में 3 भाई थे एक साथ में। जी
3 भाई थे कारगिल युद्ध में एक साथ में लड़ाई। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, एक माँ के 3 बेटे कारगिल युद्ध में एक साथ, वो हम ही थे और कोई नहीं था। 2 मेरे छोटे भाई थे, मान सिंह और भूप सिंह, और मैं। अरे वाह, क्या बात। तो ये तो हमारे तो फौजी रोल कॉल चलता था। मेरी माँ भी स्वतंत्रता सेनानी की बेटी थी, वो भी शहीद हो गए थे, नाना जी भी। सर लगभग इस बात को 23-24 साल से ज़्यादा ही हो जी, गया, जी बेटा। और 527 भारतीयों ने अपने आप को देश के लिए न्यौछावर कर दिया, भारत माता के लिए न्यौछावर कर दिया। जी। तो जब आप पहली बार जब आप घर गए थे तो घर वालों का क्या रिएक्शन था आपको देख? अरे बेटा, जैसे सुर की पैड़ी चढ़ता है ना बंदा, रियलिटी में तेरे बहुत तगड़ा पर्सन कराया। सलूट है तेरे को मेरी बच्ची। कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब मैं पूना हॉस्पिटल से मेरे को जब पता चला 14 अगस्त को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने कहा, बेटे अरे मेरे शेरे हिंद, अरे तो जब महावीरों का वीर महावीर चक्कर देती है भारत सरकार, और मैं तेरा अभी सुबह तेरे को मिठाई खिला के आऊँगा बेटा, तोलोलिंग पे तेरा नाश्ता नहीं कराया, लेकिन आज तेरे को 7 पुस्तकों का नाश्ता कराऊंगा। तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पूना हॉस्पिटल गए मेरे पास में, और उन्होंने मिठाई खिलाई। तो उस टाइम पे वो हम पूरे कमांड हॉस्पिटल का माहौल ही अलग होगा। ऐसे खुशबू जैसे आती है ना पेड़ों में, ऐसे खुशबू आने लगे। इतने हजार हीरो हीरोइन आई, रवीना टंडन आई, भैया कैसे हो, मगर राखी लाई गया है जना, उसने राखी भी बांधी मेरे, वो राखी भी बांधी रवीना टंडन। उधर सुनील शेट्टी भी आए, वो जो अपने कपिल देव थे, वो बोले अरे बोले यार तन तो आप सेंचुरी में 2 ही की कमी है, तो नॉट आउट है। मैं कहा सर हमारा बोर्ड एबर आउट होने बाद दोबारा मैच नहीं खेलता, हम तो डंडी पूरी कंप्लीट उड़ाते हैं हमको। तो वो बोला शाबाश भाई बहुत बढ़िया। तो वो फीलिंग देखो, आदमी काम करता है और उसको फल मिल जाता है ना, तो वो तो बहुत खुश होगा। वहाँ से कमांड हॉस्पिटल से मैं वहाँ आया, तो यहाँ राजस्थान के चीफ मिनिस्टर साहब जो मतलब अशोक गहलोत उस टाइम पे थे, तो उन्होंने मेरा एयरपोर्ट में इतना भव्य स्वागत किया, और बैंड बाजे से यहाँ से पूरा मतलब चोमू रिंगा सजीतगढ़ होता है, नीमका थाना नहीं होता, मेरे गाँव में गए तो मेरी दादी परदादी भी मेरे पैरों को छूने लगी। मैं कहा दादी ये क्या कर रही हो? बेटा तो स्वर्ग का बंदा है कहते। अरे स्वर्ग में तो वापिस आया बेटा, इसलिए स्वर्ग के जहाँ स्वर्ग में पैर रखे हैं ना, उन पैरों को बेटा टच करना चाहते हैं। हमारी चाची ताई वो पूरा, तो उस टाइम पे मेरे को मेरे घर मतलब रोड से सिर्फ 50 मीटर पे है, तो 50 मीटर के अंदर मेरे को 50 जन्म याद आ गए। यानी कि आपने कहा ना कि वो कैसा फीलिंग हुआ, 50 जन्म तक का मुझे याद आ गया। देख जो मेरे परिवार के बंदे थे, आज उनकी आंखों में आंसू बह रहे, सबके सब ऐसे खुशी के आंसू थे, और नाच रहे थे, कूद रहे थे। दादी ताई परिवार, पूरे परिवार, कोई भाभी हुई, कोई बोढ़िया हुई, बच्ची हुई, छोटी बच्ची, ओढ़ बच्ची, कोई बेटी भी थी, कोई पोती भी थी, मतलब ऐसे वो सब के सब आए, वो मेरे गले मिले ना। ओ हो क्या बात करे यार, मुझको इसको स्वर्ग कहते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा था रे वत्स युद्ध कर, युद्ध के अंदर वीर गति को प्राप्त होता तो सीधा स्वर्ग मिलेगा, अन्यथा मृतलोक में स्वर्ग का सुख भोगेगा। आज मैं पहला अर्जुन हूं कलयुग का, जो मैं ये चीज देख रही हूं। मैं कहीं भी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाओ, किसी भी जाति किसी भी धर्म में जाओ, मेरे को जहां बुलाते हैं लोग ऐसे देखते हैं कि यार ये वो दिगेंद्र है। अरे भाई साहब आप वो दिगेंद्र है? हमको वो ही दिगेंद्र हूँ। भाई साहब आप कारगिल में लड़ाई लड़ी? अरे वहाँ कहीं ऐसी ऐसी बात है, बड़ा बड़ी हंसी आती है, बड़ा ऐसी फीलिंग सी होती है, और रोंगटे खड़े कर देते हैं बच्चे मिलते हैं ना, अंकल एक सेल्फी ले लूँ। मैं बेटा ये क्यों 2 ले, एक तो डिलीट भी हो जाए क्या पता है। तो मेरे प्यारे बच्चे इतने अच्छे लगते, किसी को नाम बताते ही कितना उदास आदमी क्यों ना हो, और उसको बोलते भाई साहब मैं दिगेंद्र कुमार महावीर चक्र विजेता हूँ, है वो भूल जाता अपनी बात पूछने की क्या घटना घटी, और वो तो यार मैं ऐसे व्यक्ति से मिल रहा हूँ। तो इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है बेटा। मैंने कहा ना कि शाबाशी से बड़ा भारत रत्न नहीं है। महावीर चक्र, परमवीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, ये कोई मेडल नहीं। अगर माँ बाप ने किसी ने शाबाशी तेरे को है, शाबाश बेटा, इससे बड़ा मेडल नहीं है बेटा दुनिया में। तो मैं तो शाबाशी ले रहा हूँ 140 करोड़ जनसंख्या की शाबाश। मुझे कोई भी पार्टी, कोई भी धर्म, कोई भी दुश्मन भी होगा तो पर मुझे शाबाशी जरूर देगा। क्यों? वो देश का दुश्मन नहीं है ना, मैं उसका दुश्मन हूं यार, मेरी उसके मनमुटाव है, लेकिन वो है कि मेरे देश का अच्छा सिपाही है। मेरी इसकी दुश्मनी जरूर है, लेकिन शाबाशी जरूर, शाबाशी का हकदार जरूर है।
हाँ बेटा, और पूछो भाई साहब, आप भी पूछो। हाँ, मेरा दौर था जब आप 18 घंटे में जब आप लोग पहुंचे थे कारगिल में, हाँ तो उस समय जो खाने पीने का दौर होता है कि जब आप लोग के सेनाओं के बीच में होता है हाँ। कि खाना क्या खाया जाए, वो क्या था, और पानी वगैरह व्यवस्था क्या थी आप लोग के लिए, खाने की व्यवस्था? बटालियन और बॉडी में क्या फर्क है? बटालियन और बॉडी, बॉडी में यहां से कमांड मिलती है, अगर हाथ हाल है हाल जाएगा, और बटालियन भी उसी को कहते हैं, बॉडी को बटालियन कहते हैं। यानी कि बटालियन के ऐसे ऐसे पुर्जे होते हैं जो चलते ट्रेन में खाना बनाते हैं, वो चलते ट्रेन में, चलती बस में, चलती गाड़ी में 12 बजे खाना तो देगा, तो 12 बजे देगा। उस ट्रुप का एक ही काम है, उसको एडम ट्रुप कहते हैं। उनका एक ही काम होता है कि उनको खाना टाइम पे 12 बजे पहुंचाना, चाहे वो चलते हो, फिरते हो, पानी में हो, आकाश में, कहीं भी हो। इसीलिए उसका नाम बटालियन रखा है। बॉडी का दूसरा रूप बटालियन होती है। बॉडी हर जगह, पैर को काम दे रहे हैं तो चलेगा, हाथ को दे रहे हैं चलेगा, अगर मुच्छों को दे रहे हैं कमांड, यहाँ सीओ साहब कहा कि तुम मुँह चला दी के अंदर, तो वो ऐसे हलाओगा ना सर, कमांड मिली जब ही तो, यार कहेगा कि इधर हलाना तो इधर भी हलाओगा। आप कोशिश मत करो सर, नहीं हला सकते। तो ऐसा है कि वो, मतलब आपने प्रश्न अच्छा किया कि देखो भूखा तो वजन नहीं होता और ना लड़ाई लड़ी जाती। मैं सुबह उठते पहले सभी देवताओं को याद करने, सब अपना अपना तीर्थ देवता को याद करते हैं। मैं तो एक ही देवता को सुबह याद करता हूँ सर। वो कैसे? वो बोल जय 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 रोटी, जगत में डाढ़ी और चोटी, बेकार रोटी, बोल जय 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 रोटी। अगर रोटी है तो बोटी है, रोटी है तो बोटी है, और बोटी है तो जिंदगी है? तो यही बात है। और हाँ सर, सबसे पहले तो मेरा आपको सैल्यूट है, क्योंकि मैं एक फौजी से मिल रहा हूँ, ऐसे फौजी से मिल रहा हूँ कि उन्होंने देश नहीं दुनिया भर में नाम रोशन किया है भारत का और हमारे राजस्थान का। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। मेरा क्वेश्चन सिर्फ आपसे ये है कि जिस तरीके से आपका यहाँ राजस्थान में स्वागत किया गया था, आप वहाँ अस्पताल में थे और खुद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी आपसे मिलने आए थे, तो उससे मैं कैसा प्राउड हुआ आपको, क्योंकि एक प्रधानमंत्री हमसे मिलने आ रहा है, तो वो क्षण किस तरीके का था? देखो, जो जीव इच्छा करता है और उस जीव वैसा उसके मुताबिक हो जाता है ना, जो सच्चा को वैसा ही बनेगा। आपने क्या सोचा है मुझे पत्रकार बनना तो वो बना, मैंने सोचा है मैं फौजी बनना तो मैं फौजी बन गया। तो मैं ये सोचा कि मैं लड़ाई लड़ूंगा तो देश के बड़े बड़े आदमी मिलेंगे, और मैं लड़ाई लड़ी फिर मेरे से मिले वो। तो मन की इच्छा होगी ना, मन की इच्छा पूरी होगी, और मन और भगवान एक ही होता है। क्यों भटके मन मंदिर अंदर, मन के अंदर ही भगवान है, क्यों भटके मंदिर में? भाई मंदिर में भगवान थोड़ी है, मन का मंदिर में, मन का मणिया, वो जो रोज फेरे जा है, ओम शिव टेरे जा ऐसा होता है ना। तो भगवान वो चाहता है ना, तो वो हो जाता है। और खुशी तो होती है कि भाई जिस बंदे ने जो काम किया, और उसके लिए देश का प्रधानमंत्री यार 3 थप्पी मार के बोलता, वाह रे मेरे कलयुग के कर्ण बली, तने 48 मारे। मुझे है, बोले हाफ सेंचुरी 2 ही के में भी नोट आउट है, मुझे समय होगा तो वो भी ठोकांगा। तो मेरे तो ये प्रधानमंत्री का फर्ज है अपने बच्चों को शाबाशी देने का। जी, उन्होंने मेरे को शाबाश कही थी ना, शाबाश मेरे कलयुग के कर्ण बली। तो उस दिन समझ गया था कि शाबाशी से बढ़ा तो मेडल ही नहीं कोई। बाद में तो चलो महावीर चक्र मिलेगा। हाँ पूछो। एक आजकल कुछ फौजी लोग हैं, वो वीडियो बना के अपनी समस्याएं रख रहे हैं। हाँ, तो क्या उनकी समस्या, क्या हर फौजी के साथ इस तरीके की समस्याएं होती है कि वो अपनी बात सरकार के सामने सीधे नहीं रख सकते, वीडियो वायरल होते हैं? और देखो, आप जो बता रहे हो बात सही है कि मैं फौजियों से भी यही कहना चाहता हूँ कि भाई देखो, हम फौज का नाम है, फौज का दूसरा नाम है तकलीफ। फौज का दूसरा नाम है तकलीफ, और तकलीफ से घबरा करके कोई आदमी और दूसरे से मदद मांगता, वो फौजी नहीं है। मैं उसको फौजी नहीं मानता। फिर छोटी सी समस्या हो रही है और उसको कर रहे हैं, हाँ उसके परिवार के अंदर हो रहा है, और वो वीडियो बनाकर बोलता है कि मेरे पत्नी को मार रहे हैं, कोई मेरे माँ बाप को मार रहे हैं, तो वो वहां बैठा फौजी कुछ नहीं कर सकता।
तो इसलिए वो वीडियो बनाना जरूरी है वो तो, लेकिन वो खुद की समस्या का वीडियो है ना, तो उसके लिए कोई जरूरी नहीं मानता मैं उसे। मैं ये मानता हूं कि जो आज मैं फौज में बॉर्डर पे कारगिल में हूं, मेरे बच्चे जयपुर में, और यहाँ कोई भी गुंडा मेरे बच्चों को परेशान कर रहा है, तो वो सरकार की ड्यूटी है। वो ड्यूटी सरकार की है कि भाई उस फौजी ने, उसकी फौज की गराड़ी अगर थाने में जाती है तो उस इंस्पेक्टर को या SHO को ये होना चाहिए, भाई आप फौजन हैं, हाँ फौजन है, तो उसको फुल रेस्पेक्ट के साथ उसकी समस्या हल होनी चाहिए, तो कोई वीडियो नहीं बना होगा। तकलीफ होती है ना, तो आदमी का किसी का अगर टांग टायर के नीचे आती है तो दर्द होता है, तो भी बाहर गालेगा। अगर खुशी में तो कोई नहीं गालेगा, और खुशी में कोई वीडियो भी नहीं बना होगा। उसका तकलीफ तो है, तो वो हाँ कुछ फौज में तानाशाही थी, लेकिन अब कम होगी। पहले अफसरशाही थी, लेकिन वो क्या इन्फेंट्री में कम होता है, कुछ एक और दूसरी बटालियन में होता है। और जैसे हमारे जैसे ग्रुप है, हमारी बटालियन है, उसमें तो दादा बाप और बेटा तीन पीढ़ी एक साथ नौकरी करती है, तो वहां तकलीफ कैसे हो सकती है। और जो छोटी सी तकलीफ को देख करके अरे ऐसे वीडियो, अरे मोबाइल मिल गया तो ये इसका गलती यूज करने के लिए थोड़ी है भाई, छोटी सी तकलीफ के लिए होगा। और जब गोले और बम्बारमेंट होगा तब तो वीडियो बनाओगा क्या। लेकिन हमारे देश में ये जो मोबाइल आया हुआ है ना, एक एक्सीडेंट होगा लड़का, तो उसका पहले वीडियो बना रहे, उसको फर्स्ट एड नहीं दे रहे। पहले फर्स्ट एड दो, वीडियो तो बाद में बना लेना भाई, पहले बंदे की मदद करो। ये सबसे बड़ा कानून में भी है कि हिदायत मदद करना, मतलब इंसानियत में भी है, कानून में भी लिखा हुआ है कि पहले एक्सीडेंट होगा और वहां पर जो बंदा सबसे नजदीक है उसका फर्ज बनता है वो मदद करना, चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे अंधा और काना हो, बेरा कुछ भी हो, तू चल रहा है तू तो इसकी मदद कर, और मदद करनी चाहिए इंसान को। लेकिन कहीं कहता अरे यार एक्सीडेंट हो पड़ा, पता नहीं क्यों दारू पिया हो गए, उसको ऐसे दारू का इल्जाम देते, वो एक्सीडेंट हो गया ठोका कोई, उसको चेक तो कर ले, दारू पिया है तो कोई बात ना, पड़े रहने दे। लेकिन अगर एक्सीडेंट से पड़ा तो उसको फर्स्ट एड दे, उसके बच्चे आपको दुआ देंगे, और भगवान तो दे ही देगा। ये बात है। हाँ भाई। सर वैसे फौजी से मिलना सबकी किस्मत में बहुत कम होता है, क्योंकि फौजी जाते हैं, उनसे मिलने का समय, बात करने का समय मिल नहीं पाता, लेकिन हम आपसे मिल रहे हैं, वो हमारी खुशकिस्मती है। सो मेरा सवाल ये है कि आपने आर्मी की ट्रेनिंग ली, तो क्या अगर कोई व्यक्ति अगर आपके पास अभी ट्रेनिंग के लिए आता है कि आपने जो ट्रेनिंग ली आप मुझे भी दीजिए, तो क्या उसे ट्रेनिंग देंगे? वो देख, उसका पूरी वेरिफिकेशन करने के बाद मैं दे सकता हूँ। ऐसे तो केवल पाकिस्तानी सोर्स है, यहाँ 2000 के मायने तो आधार कार्ड बने, 500 के मायने राशन कार्ड बने, और फिर यार यहाँ से पाकिस्तानी यहाँ आकर के राशन कार्ड बना ले, वो कहते कि कारगिल हीरो ट्रेनिंग ले दूँ, तो उसको थोड़ी दे दूंगा मैं तो अपने बच्चों को, अपने उन्हीं को दूंगा ना जिसका 100% भरोसा कि ये मेरा बेटा है या मेरी बेटी है, तो उसको ट्रेनिंग दे सकते हैं। और वो ट्रेनिंग लेके उसका मकसद क्या है? अगर कोई राजू ठेठ, आनंद पाल, फलाना चिक्कू गुंडा, अगर उनको ट्रेनिंग दूं तो फिर वह देश का तो भट्ठा गोल हो जाएगा उनको। सर जैसे बात करें इजराइल है, इजराइल में हर एक व्यक्ति आर्मी के अंदर वर्क करने के कंपल्सरी कि आपको 3 साल आर्मी में देने पड़ेंगे। हाँ, तो क्या देश में ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर एक व्यक्ति या हर एक गर्ल, हर एक बॉय को आर्मी में कुछ टाइम के लिए फिक्स वर्क करना पड़े, जिससे वो डिसिप्लिन सीखे, अपना काम करने की जो अनुशासनता है वो सीखे? बहुत तगड़ा पॉइंट है, आपको मेरा सलूट है, बहुत तगड़ा पॉइंट है। मैं बताना चाहता हूँ, आपने ये पूछा कि भाई हर हिंदुस्तानी को फौज की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल ही लेनी चाहिए, 100%। मैं तो ये पूछता हूँ कि जो पुलिस के अंदर जो भर्ती करते हैं, यहाँ जितने भी डिपार्टमेंट है ना उनमें भर्ती करते हैं, अपंग, लंगड़े, लूले, कोई भी करो चाहे, उनको सबसे पहले फौज में भर्ती करो, और फौज की 1 साल ट्रेनिंग देने के बाद में यहाँ टेस्ट पास होगा, वो IAS भी बनेगा, IPS भी बनेगा, RS भी बनेगा, या नीचे SHO भी बनेगा, कोई भी बनेगा, उनको पहले 1 साल की फौज की ट्रेनिंग दी जाए और फिर वहाँ से सीधी पोस्टिंग की जाए। यहाँ पर पुलिस की ट्रेनिंग ही नहीं देनी चाहिए, यहाँ फिर IPC की ट्रेनिंग देनी चाहिए उनको, कानून की। ये फौज के ट्रेनिंग सेंटरों में ही, मतलब जितने भी है ना, इनको सबको सब वहाँ भेजा जाए फौज के अंदर। और जो अग्निवीर अभी चला है, ये भी मेरे हिसाब से मतलब अभी 50% कर दिया, लेकिन मेरा मन कहता है कि ये 100% हो जाएगी वापिस जैसे, क्योंकि अग्निवीर उनको लागू है। जैसे
दूसरी कंट्री है जहां पर कोई नौकरी करना नहीं चाहता, वहां अग्निवीर योजना लागू अच्छी होती है। लेकिन अपने देश में तो देशभक्ति है, वो तो करना चाहते हैं, सबके सब करना चाहते हैं हमारे तो। और वह अगर मोदी जी से यही कहना चाहता हूं मैं, अगर आपको अग्निवीर फौजियों की या बदली करिए तो मैं तो एक ही रिक्वेस्ट करता हूं मोदी जी से या देश के सभी इस चैनल को सुनने वालों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अपने देश का कानूनी बदली कर, जो दूसरे देश में है ना उसकी फोटो कॉपी ले आओ, कोई पैसा नहीं लगेगा, और वो लागू कर दो अपने देश में तो भी कोई पैसा नहीं लगेगा। तो फिर बाद ये क्राइम भी खत्म, गुंडागिरी भी खत्म और दादागिरी भी खत्म, सब कुछ खत्म हो जाएगा, सुख और शांति, मतलब राम राज हो जाएगा। फिर उसको कहते हैं राम राज। राम ने क्या बनाया था, राम ने क्या चीज बनाई थी जो इसलिए कहते हैं कि राम राज? मर्यादा तो उनकी थी, मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा मानी कानून, तो वो मर्यादा में रहना चाहिए। आज हमारे बच्चे पापा से क्या पूछते हैं, पापा बोले बेटा कहां जा रही है, अरे पापा क्यों मूड खराब कर दिया, ये मर्यादा है, ये उस बच्चे की मर्यादा है। चलो तेरा बाप बिल्कुल पागल है लेकिन तू तो सीख कुछ। बेटा बेटी क्या बोलते हैं, अरे पापा मैं जा रही कॉलेज जा रहा हूं, फलानी जगह जा रहा हूं, तो क्यों बीच में बोल रहा है, अरे तेरा बाप ने बोला कोई कुसूर नहीं हुआ, तेरे को पैदा करने वाले ने बोला है? और जब तू पैदा करेगी तेरे को बच्चा होगा और तेरे को ऐसे बोलेगा, जब पता चलेगा कि ये बात की चोट कैसे लगती है। गोली की चोट तो हमने देखी है, पर बात की चोट जब लगती है, संस्कारी बच्चे होते हैं वो पूजे जाते हैं बेटा। मेरा एक लास्ट सवाल और, आपने बोला कि जब पाकिस्तान से वॉर हुई है सरकारों ने वॉर को कंप्लीट नहीं करने दिया, सीज फायर का नाम दे दिया, लेकिन आज की जो सरकार है उससे आप कितने संतुष्ट है? क्योंकि 2016 के अंदर नहीं, 2014 के बाद में तो इन्होंने छोटे छोटे करे, तो इन्हें इलाज तो बढ़िया कर दिया। देखो इसके लिए तो धन्यवाद का पात्र, जिसने इलाज किया वो बढ़िया किया। लेकिन मैं एक और कहना चाहता हूँ मोदी जी को कि मोदी जी ने फौजियों के लिए बहुत कुछ किया, देश के लिए भी कुछ किया। पर मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जब फौजी है ना, जो लड़ने वाले सिपाही, उन्होंने खुद ने कहा था, मतलब है कि फौज का सबसे पहले सिपाही लड़ता है, पहले हसनाई लड़ता है, फिर नायक लड़ता है, फिर हवलदार लड़ता है, फिर सूबेदार लड़ता है, हैं ऑफिसर तो मतलब है पूरी बटालियन में 4-5 होते हैं। अब ऑफिसरों को अब मैं बताना चाहता हूं कि मेरा ये हाथ कट रहा है, मतलब ये हाथ कंडे में पूरा, तो मेरे को तो मिलते हैं 20,000। अगर अफसर का ये हाथ कंडे में होता, एक बुढ़ो मान वालो, तो उसको क्या मिलते हैं 2.5 लाख रुपए। तो हाथ में फर्क क्यों? ये सबसे बड़ी वीडियो बनाई देश में। पक्षपात होता है, पक्षपात नाम का एक अलग सब्जेक्ट चालू कर देना चाहिए इस देश को कि पक्षपात इतना हो रहा है। भाई कर्नल है, वो कर्नल की तनख्वाह ले रहा है, जनरल जनरल की तनख्वाह ले रहा है, लेकिन जो कटेगा लड़ाई के मैदान में कटा है, और उसको मतलब फर्क क्यों भाई, हाथ में फर्क क्यों? प्रॉब्लम तो दर्द तो उतना ही होता है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ मोदी जी से कि आप अग्निवीर को तो समाप्त करो और OROP 2 है ना सैनिकों को, वो लागू करो। और सबसे अच्छी बात है OROP 2 के अंदर जो विसंगति है ना, मैं बताता हूँ कि 3 हवलदार हैं, 20-20 साल नौकरी करके आए, तो एक हवलदार की तो 22,000, एक 21,000, एक 20,000। अब तीनों बराबर करा, तीनों बराबर होनी चाहिए कि नहीं पेंशन? ये विसंगति है इस देश के अंदर, फौजियों के साथ ये विसंगति हो रही है, लेकिन कोई नहीं सुन रहा। जो देश का कभी उनके हवा से 12 कोस घास बढ़ती थी और उनकी कोई नहीं सुन रहा, तो ये गलत बात है। और जब लड़ाई लड़ी जाए, बच्चे ने क्या कहा कि जब भी लड़ाई कारगिल हुई और जब हम लड़ते लड़ते अंदर घुस गए और उस टाइम पर बोला सीज फायर, क्यों भाई? पहले ही बोल देते सीज फायर तो बैठे रहते पाकिस्तानी। 527 तो नहीं शहीद होते। जब शहीद हो ले रहा, हमने 800 शहीद करे और उनको कंप्लीट शहीद करने का इरादा रख रहे थे हम, तो उस टाइम वो बोलता है फौजी बस अब रेस्ट कर दूं। क्यों करे भाई? दुश्मन को तो पेट में ही मार देना चाहिए। चाणक्य जी ने चाणक्य नीति में यह कही थी कि जो दुश्मन होता है वो बार बार तंग करेगा, असली दुश्मन को तो पेट में मार देना चाहिए। यानी उठे जिसे पहले फोड़ दे उसका मुंह, तो सुख शांति प्राप्त हो सकती है। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण उपनिषदों में यही लिखा हुआ है कि दुश्मन को तो देखते ही मार देना चाहिए, उसको पालना नहीं चाहिए। और हमारा देश दुश्मन को बार बार पाल रहा है। क्यों? ऐसा क्यों? जब देश के अंदर ये ऐसा होता है तो ये बार बार कहीं भी, जयपुर में बम ब्लास्ट होगा, बम ब्लास्ट करने वालों को बरी कर दिया, तो फिर बाद और भी करेंगे।
अगर यार क्या होगा, 5-4 साल की जेल होगी, हम 100-200 मार देंगे। उग्रवादी कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, फिर उनको छोड़ा क्यों भाई? उग्रवादी होते हैं, उनकी एक ही जाति है उग्रवादी। सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग में राक्षस और देवताओं की लड़ाई हुई। अब कलयुग है, इसमें उग्रवादी बोल देते हैं, बाकी वो राक्षस ही तो है। नियत थे ओडे खिलते हुए फूल ऐसे बच्चा, ऐसे गुटिया ऐसे जा रही है, उसको बम ब्लास्ट से उसके चित्र उड़ा दिए। हट नालायक, अपने आपको क्या समझता तू? उस बच्चे को भगवान का दूध का फौवा था वो, और उसको तो नहीं। मैंने देखा था यहाँ पर ऐसे छोटी सी बच्ची जिसके चित्र उड़े हुए थे। आग तो बहुत लग गई थी मेरे करंट में कि यार मैं देश के लिए क्यों लड़ा था, यहाँ अपनों को मरवाने के लिए, अपनों को बचाने के लिए लड़ रहा था मैं। तो दुख इस बात का होता है विशाल जी कि मतलब इस देश के अंदर शिक्षा का अभाव है। शिक्षा हमारे को वो दी जाती है सिर्फ नौकरी करने के लिए। शिक्षा वो देनी चाहिए जो देश के काम आवे। संस्कार वो देना चाहिए बच्चे को जो देश के काम आवे। देश मेरा, प्रांत मेरा, परिवार मेरा जहां लग रहा तो फिर पास दूसरा क्या लेना देना। ये देश की बड़ी विडंबना है। हम संस्कार नहीं देते बच्चों को, और पाकिस्तान बार बार खुड़ी करता है। उसको तो यही है कि खुड़ी करने में मजा आता है उसको। तो नहीं, अब की बार पाकिस्तान करेगा तो मेरा मन कहे कि मोदी जी फोड़ेगा, और पूरा देश भी कहेगा कि मोदी जी या तो तू फोड़ना है, मैं फोड़ांगा। अब की बार भारतीय सेना को ना जनता भी फोड़ेगी, ये मैं कहना चाहता हूं। हमारे देश के यूथ भी हैं अभी, उनको थोड़ा सा गाइडलाइन ही देने की जरूरत है। बाकी अगर जैसे 71 की लड़ाई में जयपुर महारानी कॉलेज की लड़की बॉर्डर पर सिपाहियों को अन्वेषण पूछा रही थी उस टाइम पर, जब भी महारानी कॉलेज का नाम आज इतिहास में, इंडियन आर्मी के इतिहास में लिखा हुआ है कि महारानी कॉलेज की लड़कियां 1971 के युद्ध में, और वहां पर राजस्थान बॉर्डर के ऊपर फौजी भाइयों के पास जा करके ऐसे बोले, भाई ये राखी बांधी, ये ले अन्वेषण, अरे फोड़। जब देश उबाल खाता है तो क्या नहीं करता। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव 3 फांसी टूटे थे, पर देश कितना उबाल खागा। तो वही होता है। तो देश के लिए कुछ करना चाहिए। अपने पेट के लिए तो सब कुछ करते हैं, लेकिन देश के लिए करे वो अच्छा होता है सर। मैं तो यही जानू, और मैं तो यही जानना चाहता हूं कि देखो, हम किसी से लड़ाई नहीं चाहते, फिर दूसरा कोई चाहता है कि भाई तेरे से लड़ाई चाहते, तो क्या आजा भाई ये मैदान लिया। चैलेंज को स्वीकार करना हिंदुस्तान की खूबी है, लेकिन चैलेंज को चित्त करने के बाद भी और फिर पड़ा गया फिर मारे ना। पाकिस्तान तो वो लगता आदमी है, एक लात मारी फिर गए इना ठीक कर लगी, दोबारा मारी, 3 मारती, 4 बार मारती, 5 बार, उसको 100 लात मार दे, वो तो ऐसे करता रहेगा। लेकिन वो लात मारने की जरूरत नहीं, उसकी गर्दन काटो और उसका प्राण पर घेर उड़ाओ और उन खत्म करो, नहीं तो बार बार करेगा। बोलो मेरे पास परमाणु है, चला के दिखा, बड़े के बड़े फोड़ा। ये देश में नेता का भरोसा हो जाता है। हाँ बेटा पूछो। सर आपने महिलाओं की बात की, महिलाओं ने समय समय पर देश के लिए बहुत कुछ किया है, फिर चाहे अंग्रेजों के समय में झांसी की रानी हो या फिर आपने अभी जो महारानी कॉलेज की बात करी, लेकिन फिर भी सेना में हमेशा से महिलाओं की भूमिका को लेकर सवाल उठते रहे हैं। कोई मजबूत कमांड उन्हें नहीं मिलती है, अदर सेक्टर्स में मिलती है, जैसे कि सेना में डॉक्टर का पद दे दिया या कुछ और, लेकिन जैसे पायलट या जो एक फाइटर, जो सैनिक का जज्बा होता है, वो कहीं महिलाओं को नहीं मिल पाता है। अब मिलने लगा है, लेकिन अभी भी बहुत कम। आपकी क्या राय है इस पर? देखो बेटा, मैं मानता हूँ कि महिला शक्ति सबसे बड़ी चीज़ होती है। मेरे को एक किसी पत्रकार ने पूछा, जैसे आप पूछा ना, ऐसे पूछा कि आदमी तगड़ा या महिला तगड़ी, तो मेरे शब्द में मैं दिगेंद्र महावीर चक्र कहता हूँ कि और तगड़ी है, क्योंकि दिगेंद्र ने पैदा किया। ठीक है, महाराणा प्रताप को पैदा करने वाली भी उसकी माँ थी, वीर तेजा जी को पैदा करने वाली उसकी माँ थी, महारानी लक्ष्मीबाई को पैदा करने वाली उसकी माँ थी। तो माँ से बड़ा तो औरत से बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता बेटा। क्यों? औरत ही सती होती है, औरत ही मतलब आशीर्वाद देती, जा मेरे बेटे वाह विजयी भाव, और उसका आशीर्वाद खाली नहीं जाता। तो फौज के अंदर महिलाओं को ले रहे हैं, अब तो बहुत कुछ ले लिया। अब जब मैं 85 में गया, जब तो सिर्फ नर्सिंग और डॉक्टर के अलावा कुछ था ही नहीं, अब तो बहुत कुछ हो रहा है, धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं। सर मेरा आपसे ये सवाल है कि जिस तरीके से ये आजकल के जो लोग हैं
वो सुबह जाते हैं काम पे और रात को आ जाते हैं, और उसके बाद वो एकदम टायर्ड हो जाते हैं। और एक तरफ अपन एक फौजी को लें, वो पूरे दिन भर अपनी लगन से अपनी ड्यूटी को निभाता रहता है। उसके बावजूद भी एक जो सुबह से जो काम कर रहा था वो बोलता है कि मैं तो थक गया हूँ। और फौज में जो इतनी मेहनत है उसके बाद भी और कई महीनों तक फौजी लोग खाते नहीं। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, फौजी कभी रुकता नहीं, फौजी कभी झुकता नहीं। और एक प्रकृति का भी एक देन है। अभी ये डायलॉग दिमाग में बैठा है, कोई पीसन कामनी के लिए करे, कोई रो रो राख करे तन की, और कोई भटकता भटकता उम्र गुमा दे, कोई तृप्ति कर रहा है मन की। ये एक है कि कोई पीसन कामने के लिए। एक आदमी तने बोला कि सुबह उठेगा 8 बजे फैक्ट्री, 5 बजे घर, फैक्ट्री घर, फैक्ट्री घर, सारी उम्र उसके अलावा उसको साइड में कुछ नहीं पता। और कोई पीसन कामने, कोई रो रो राग करे तो नहीं, करोड़पति अरबपति है, 2 नंबर के पैसे इकट्ठे कर करके, और उसने खूब कमा लिया, और उसका जवान बेटा था, फिर वो मर गया, और बहू बाज की, जहाँ बैठा बैठा रोएगा और क्या गुड़ भरेगा, वो रो रो राग करे तो नहीं। अरे ये कुछ है कि जो पाखंडी होते ना, जो हिंदुस्तान के अंदर पाखंडी होते, जो डाडी चोटा बढ़ा लेते, सुल्पा पीते, अपना आपको संत महात्मा कहते, गुंडे बदमाश, और जाके पाखंडी बनता है। तो ये भटकते भटकते कोई फलाना प्लेटफार्म पर मरिया पड़ा है, नगर निगम वाला फूक रहा, कोई काम मरिया, और भटकते भटकते। फौजी क्या है कि देश की सेवा करता है, 24 घंटे करता है, और फिर भी उसको पार पूरा। फौजी कैसे हो? बोले ऐश कर रहे हैं यार, फौजी ऐसे करता है, मरेगा तो बोले ऐश से मर रहे, बोले हो है। पहली बात तो फौजी मरता ही नहीं, क्यों सर? क्या बात है, शहीद होता है ना। क्या बात है। तो ये बात है। तो आप कारगिल का पूरा किस्सा आपसे सुना, और कारगिल ही नहीं, हजरत बल, श्रीलंका, जी जी, एक भारतीय सेना का जवान एक उम्र में कितने काम कर सकता है, कितनी उपलब्धियां हासिल कर सकता है, उसकी मिसाल है। वो आपके रूप में हमारे बीच में है। लेकिन चलते चलते एक आखिरी सवाल मैं करना चाहता हूँ कि यहाँ तक दिगेंद्र जी का सफ़र चला है, आगे किस रूप में आप खुद को और अपनी पहचान बनाना चाहते हैं? क्या कुछ आपके मन में ख्वाहिश ऐसी हैं जो अभी अधूरी हैं? सर मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, मेरे मन में एक ही ख्वाहिश है कि जो दुख है ना, जो दुख पैदा करती है ना सरकार, उस दुख को दूर करने का तरीका मालूम है मेरे पास में। एक कि मैं ये चाहता हूँ कि राजस्थान एक ऐसी वीर भूमि है जिसमें हाडी रानी ने गर्दन काट के दे दी थी, हैं? ऐसी वीर भूमि जो पद्मावत थी, जो रानी पद्मावत थी, जिन्हें कितनी हजार औरतों को लेकर के ने और आहुति दी थी, वो भूमि है, वो मिट्टी का मैं एक बच्चा हूँ, एक बात में। और वो मिट्टी बगैर पानी के परेशान है। आज आप देखो जमुना का पानी कितना बह रहा है, और गंगा का कितना पानी बह रहा है, वो जा रहा कहाँ है? समुद्र में जा रहा है, बेकार ही जा रहा है। तो मैं भारत से और राजस्थान गवर्नमेंट से सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि गंगा को जमुना में आधा शिफ्ट कर दे, और गंगा का पूरा पानी राजस्थान में लिया हुआ है। जमुना का पूरा पानी राजस्थान में लिया हुआ, कहाँ? या सिर्फ सीकर, झुंझुनू, नागौर और जोधपुर, और ये जो समतलीय इलाका है ना, इसमें पूरा हम पानी दे पाते। दूसरा पंजाब, राजस्थान पैदा हो सकता है, और पूरा पानी आ जाएगा ना, तो सर मैं यह कहता हूँ यहाँ ऐसे वीर पैदा होंगे। फिर गंगा का पानी यहाँ आगा ना, तो जो हमारे बुजुर्ग आदमी है ना, उनको हम गढ़गंगा में नहीं बहा के आएंगे, उनको यहीं बहा देंगे। और यहाँ बहाने से वो उसके बूढ़े के आत्मा, आंत और दांत है, फूल जाते हैं ना, वो फूल बोले फूल ले जा रहे हो मम्मी पापा, तो वो क्या अपने खेतों में जाएंगे, खेतों में जाएंगे तो वहाँ बाजरा का शिट्टा होगा, और उस शिट्टे में वो वापिस वो बूढ़ा पैदा हो जाएगा। कोई लड़की खाएगी, कोई लड़का खाएगा, कोई शेर होगा, कोई शेर नहीं होगी, दोबारा वो बच्चे यहीं पैदा हो जाएंगे। तो ये मेरी तमन्ना है कि गंगा का पानी और राजस्थान में ले आई जाए, और गंगा घाट यहीं बनाया जा रहा। हमारी जितनी भी नदी है ना, छोटी छोटी सहायक नदी बनाना, इन नदियों में वो पानी को छोड़ दिया था, वाटर लेवल ऊपर हो जाएगा, और राजस्थान खुशहाल देश का नंबर 1 बनेगा। क्योंकि हमारा क्षेत्रफल भी ज़्यादा है, क्षेत्रफल ज़्यादा है तो अनाज भी अच्छा पैदा होगा, अच्छे किसान भी पैदा होंगे, अच्छी खुशहाली होगी। कहानी कारगिल से शुरू हुई थी, कारगिल पे ही मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। जी जी। कारगिल में वीरता के किस्से तो आपने बताया कि किस रूप में दुश्मन को हमने परास्त किया, जी जी। लेकिन कारगिल के अंदर भारतीय सेना ने इंसानियत की भी एक मिसाल कायम की थी जी। जो पाकिस्तानी फौजियों ने अपने लोगों को पहचानने से इनकार कर दिया था। हाँ, तो भारतीय फौजी ने उनका अंतिम संस्कार किया था क्या? सर
इतिहास गवाह है, हमने कोई अलग कुछ नहीं किया। जो जिंदा है तब तक दुश्मन है, मरने के बाद में पूरे ब्रह्मांड की मिट्टी का हिस्सा, वो भी भारत माँ की मिट्टी में पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब भारत माँ की मिट्टी का हिस्सा है वो डेड बॉडी क्या बोलते हैं, जिंदा है जब तो दिखे अंदर, और नहीं तो बोलेंगे डेड बॉडी, मिट्टी है। तो वो मिट्टी लड़ी जब तक दुश्मन था, मरने के बाद वो दुश्मन नहीं था, तो उसको उसी का झंडा से हमने सलामी दे करके उसको हमने दफनाया था उनको। और सलामी दे करके, जैसे एक सोल्जर को हम देते हैं ना, वैसे ही सलामी देकर उन्होंने मना कर दिया, बोले हमारे नहीं है। लेकिन बना इसलिए किया कि उनके पास पैसे नहीं है, खर्चा नहीं है, सलामी के लिए हाथों में बाजू में ताकत नहीं है, और दिल के अंदर जिगरा नहीं है। अपनों को नटना पाकिस्तान की सबसे बड़ी खूबी है। अगर वहां का प्रधानमंत्री अपने यहाँ करके एक्सीडेंट में मर जाए ना, तो भी कहेंगे नहीं 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 हमारा नहीं था, पता नहीं सड़ा कहाँ का था। तो उनकी तो खूबी है ये, पाकिस्तान की तो खूबी है कि भाई फालतू में खर्चा होगा या बारकोड होगा, क्यों करे, छोड़ दो हिंदुस्तान के अंदर। यहाँ तो खाला जी का बाड़ा है, यहाँ तो रोहिंग्या आकर के बस जाते हैं और दादागिरी करते हैं। यहाँ तो कोई भी आ जाओ, यहाँ तो खाला जी का बाड़ा बना रखे, क्यों कोई ठोकने वाला नहीं, रोकने वाला नहीं। नहीं एक आदमी हमारे देश में कैसे आ जाए। लेकिन यहाँ तो कोई क्या है कि कानून थोड़ा लचीला है, केस चलेंगे तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख चलती रहती है, और कुछ होना जाना है नहीं। तो हमारे साथ में दिगेंद्र सिंह जी, जो कि कारगिल युद्ध में शामिल थे, महावीर जो चक्र है उनको मिला, और भारतीय सेना का गौरव, जीवंत गौरव हमारे बीच में न्यूज़ रूम के अंदर मौजूद था। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला, और आपकी तमाम जो कहानियां हैं, इन तमाम जो नई पीढ़ी के हमारे साथी हैं, और इनके ज़रिए अब लाखों दर्शकों तक पहुंचेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे पधारे। और जय हिंद। पंजाब केसरी के सभी श्रोताओं को एक बार मेरी तरफ से प्यार भरा जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे, मौका मिलेगा तो फिर दुआड़ेंगे आपके सामने। और पंजाब केसरी के अंदर जो भी कमेंटमेंट थे तो वो विशाल जी को मिल जाएगा, वो मेरे को मिल जाएगा, और वो मिल जाएगा तो मैं पढ़ लूँगा और उसका जवाब भी दे दूँगा। जय हिंद, जय भारत।